क्लास 11th वाले बच्चों के लिए भी पेस बैच स्टार्ट हो गया है। इस बैच को लेते हुए, इस बैच को पढ़ते हुए वो सारे के सारे बच्चे पढ़ सकते हैं जिन्हें हमारे से पढ़ना है। यानी यह बैच सबके लिए मुफ्त है। जितना भी चैप्टर आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर, वो सारे के सारे चैप्टर बस वन शॉट में यानी एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट होगा। सन 1494 ईस्वी में ही अकाउंटेंसी का जन्म हुआ था। कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, तो चलो इसके बारे में सोचते हैं। पुस्त पालन आखिर में होता क्या? तो देखा जाए ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है पुस्त और पालन, यानी बुक और कीपिंग। प्रवृत्ति दो तरह की होती है, एक होती है बढ़ती हुई प्रवृत्ति, एक होती है घटती हुई प्रवृत्ति। इन दोनों को अपने अंदर समाहित करते हुए इनसे यानी सबसे बड़ा कौन है? अकाउंटेंसी, जिसे हम लोग पढ़ते हैं अपने एज ए सब्जेक्ट के तौर पर। तो ये सबसे बड़ा है। लेखांकन एक परिचय, ये चैप्टर पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट किया। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? विजय सर आ गए आपके पास पढ़ाने आप लोग का सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट, आपका अपना लेखा शास्त्र। और क्लास 11th वालों, आप लोगों के लिए भी ये सीरीज स्टार्ट हो गया। कौन सा? ये फ्री बैच जिसका नाम है पेस स्टेट बोर्ड। यानी क्लास 11th वाले बच्चों के लिए भी पेस बैच स्टार्ट हो गया। इस बैच को लेते हुए, इस बैच को पढ़ते हुए वो सारे के सारे बच्चे पढ़ सकते हैं जिन्हें हमारे से पढ़ना है। यानी यह बैच सबके लिए मुफ्त है। आप जो है YouTube पे इसका वन शॉट पूरा देखेंगे और यही सेम टू सेम वीडियोस और इसके साथ इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे कहां पर? PW के ऐप पर। तो PW के ऐप पर भी जाकर के पेस स्टेट बोर्ड के इस बैच में इनरोल हो जाएं। एक भी रुपए नहीं लगने वाला, पूरी तरह से फ्री, ताकि आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाए और आप अपने प्रॉपर नोट्स बना करके अपने क्लास 11 की पढ़ाई अच्छे तरीके से कर पाए। और यदि आप पढ़ रहे हैं पहले से किसी बैच में, अगर आप पहले से किसी बैच में जुड़े हुए हैं, तब भी यह बैच आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जानते हैं क्यों? इसलिए क्योंकि आप इस बैच के जरिए क्या कर पाएंगे? अपना एक बार में रिवीजन। क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर, जितना भी चैप्टर आपको पढ़ाएंगे यहां पर, वो सारे के सारे चैप्टर बस वन शॉट में यानी एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट होगा। यानी ढेर सारे चैप्टर्स में कई ढेर सारे लेक्चर्स जो आप घंटों घंटों देते हैं, वो सारे के सारे लेक्चर्स आप एक बार में यहां पे सीखेंगे और बहुत ही डिटेल के साथ, बहुत ही डीपली, वैसे ही एकदम समझते हुए जैसे बैच में समझाया जाता है, बाकायदे समझते हुए आप लोग जो है इस चीज को समझेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे और नोट्स भी ले लीजिएगा और सेल्फ नोट्स बनाते रहिएगा। यहां पे हम लोग जो नोट्स देते हैं वो सारे के सारे नोट्स आपको मिलेंगे। इसी नोट्स के माध्यम से आप अपना सेल्फ नोट्स बनाइए, थोड़ा शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि डिटेल नोट्स तो हम दे ही रहे हैं। थोड़ा शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि आपको रिवीजन करने में अच्छा लगे, पढ़ने में थोड़ा सा मजा आए। ठीक है, तो चलो भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? सबसे फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th का। और फर्स्ट चैप्टर क्योंकि क्लास 11th में ही कॉमर्स की स्टार्टिंग है और क्लास 11 से ही अकाउंटेंसी की स्टार्टिंग है, तो फर्स्ट चैप्टर किस चीज का होगा? फर्स्ट चैप्टर होगा अकाउंटेंसी के परिचय का। ठीक है, यानी लेखांकन क्या है उसके बारे में आप जानेंगे और लेखांकन के बारे में A to Z सारी की सारी बातों को समझेंगे और पूरा का पूरा इसका थ्योरी अच्छे तरीके से देख लेंगे, समझ लेंगे, जान लेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग तो हम लोग थ्योरेटिकल चीजों से ही करते हैं और धीरे 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 बढ़ते बढ़ते हम लोग क्या करते हैं? न्यूमेरिकल्स चैप्टर्स पे आ जाते हैं। और जब न्यूमेरिकल चैप्टर में आएगा ना, तब जाके मजा जो है कई गुना ज्यादा हो जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़े मोड़े थ्योरेटिकल चैप्टर थोड़े से बोरिंग लगते हैं बच्चों को। क्यों जानते हो बोरिंग लगने का कारण भी है? कारण ये है क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो आपको क्या करना है, जो आपको आगे जब पढ़ेंगे तब जाके उसका मतलब समझ में आएगा। जैसे जर्नल क्या है, लेजर क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है, ये बार बार इसमें शब्द मिलेंगे। ठीक है, बार बार इसको पढ़ाते समय ऐसे टाइप के शब्द मिलते रहेंगे और सारे सारे शब्द कब समझ में आएंगे? जब आप उनको सीखेंगे, जब आप उसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, तब आपको ज्यादा समझ में आता है। इसीलिए थ्योरेटिकल चीजें थोड़ा सा अकाउंटेंसी में पहले स्टार्टिंग में पढ़ने में थोड़ा हार्ड लगता है यार फंस गया क्या कॉमर्स लेके, यार फंस गया क्या कॉमर्स लेके, इतना कठिन कैसे हो गया? हम तो सोचे थे कि आराम से हो जाएगा, लग रहा है कि गलती हो गया, लग रहा है ये सब्जेक्ट चुन के हमने गलत किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, इतना मजा आएगा जब न्यूमेरिकल वाले चैप्टर से स्टार्ट होंगे, इतना मजा आएगा कि आप कहेंगे यार यही तो है, इसी की तो तलाश थी, जो मैथ्स नहीं है, साइंस नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा मजा दे रहा है ना बात? उससे ज्यादा मजा दे रहा है, पढ़ने में खूब मजा आने वाला है। तो चलो हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज जो है पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लास 11 का यह जो है बैच है और पहला चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। और वन शॉट का मतलब समझ ही रहो ना, एक ही वीडियो में सारी बातें कवर। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग जो है यहाँ पर लेखांकन का पूरा A to Z बातें समझने वाले हैं। समझ लेना, लेखांकन की A to Z बातें समझने वाला है। स्टार्टिंग की जितनी भी चीजें, जैसे क्या है, जैसे यहाँ पे कुछ बातें बोला है, लेखांकन क्या है इसके बारे में जानेंगे, पुस्तपालन क्या है इसके बारे में जानेंगे, लेखांकन का अर्थ विशेषता के बारे में जानेंगे और पुस्तपालन, लेखाकर्म तथा लेखा शास्त्र के संबंधों के बारे में जानेंगे। इसके अलावा भी लेखांकन सूचनाएं क्या होता है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे और जितने भी लेखांकन महत्व है, ये सारी की सारी चीजें, ये सारे के सारे थ्योरेटिकल पार्ट आज को समझ में आएगा। ठीक है, यानी ओवरऑल एक वीडियो में पूरा पहला चैप्टर एकदम खत्म किया जाएगा। बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो ठीक है, तो अच्छे तरीके से हम लोग देखा जाएगा, आराम से सारी चीजों को सीखा जाएगा। तो चलो सीखते हैं। पहली बात,
चैप्टर का नाम क्या है? तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर, उसका नाम ही है लेखांकन का परिचय। बात समझे? पहला चैप्टर जो है क्लास 11 में हम लोग जब प्रवेश करते हैं तो प्रवेश होते ही हम लोग पहला जो चैप्टर पढ़ते हैं उसका नाम है लेखांकन का परिचय। क्यों नाम दिया गया? क्यों ऐसा? क्यों लेखांकन का परिचय? क्यों? क्योंकि आप जब पहली बार किसी से भी मिलते हो, किसी शख्सियत से ही मिलो, किसी व्यक्ति से मिलो, तो क्या होता है? एक दूसरे से परिचय ही तो होता है ना। भैया आप कौन है, आपका नाम क्या, आप क्या करते हो, यही सारी चीजें वो भी आपसे पूछता है। जब आप लोग ऐसे हेलो हाय कर लेते हो, सारी चीज समझ लेते हो, तो फिर जाके आगे की बातें होती है ना। पहले तो परिचय होता है कि नहीं, है ना? बात समझे? तो सेम यही काम है। आप अकाउंटेंसी आज पहली बार मिलोगे, क्लास 11 में अकाउंटेंसी से पहला चैप्टर में पहली बार मिलते हो, इसलिए क्या होता है यहां पर हम लोग अकाउंटेंसी से परिचय ही करते हैं। लेखांकन का परिचय ही होता है कि क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलो समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि भैया ये हमारा जो है ना लेखांकन, ये लेखांकन का विकास कैसे हुआ, लेखांकन का जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अब आप लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे, जाने होंगे, तो आपको पता है और हमने कई बार बताया भी है। जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, ये बात जान लेना। ये देखो, जो हमारा लेखांकन है ना, जानते हो इसका जन्म हुआ था 1494 में। ठीक है, कब हुआ था? सन 1494 में। अब 1494 में जैसे ही हुआ, इससे एक बात आपको समझ में आ जाएगा कि इसका जन्म कहां हुआ होगा, यूरोप में ही कहीं हुआ होगा। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? क्योंकि हम बच्चों को बहुत बार बताएं, याद रखना कि कितनी भी पुरानी चीजें जब होती है ना 1850 के आसपास या उससे पुरानी जितनी भी चीजें, तो उन सबका जन्म आपको यूरोप के ही कॉन्टिनेंट में मिलेगा, यानी यूरोप महाद्वीप में ही मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद की जितनी चीजें वो सारा का सारा चीजें आपको अमेरिका के महाद्वीप में मिलेगा। रीजन क्या है? क्योंकि विश्व सत्ता बदलता है तो सारे का सारा जो है हर चीज का सेंटर बदल जाता है। वही सेम काम यहाँ भी है। तो उस समय क्या है, यूरोप बहुत ज्यादा आगे था, इसलिए सारी की सारी चीजें यूरोप में आपको मिलेगा। तो सन 1494 ईस्वी में ही अकाउंटेंसी का जन्म हुआ था। कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, तो चलो इसके बारे में समझते हैं। तो देखो, पहले थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानते हैं। देखो होता क्या है ना, ऐसा नहीं कि आज हम जैसा व्यापार देख रहे हैं शुरू से वैसा ही व्यापार था, नहीं। बहुत अगर पहले चले जाएंगे, बहुत पहले चले जाएंगे, तो इंसान क्या था? आदि मानव की तरह रहता था ना, है ना बात? यानी जो है शिकार करके अपना जीवन पार्जन करता था, अकेले रहता था, गुफाओं में रहता था, या हो सकता है धीरे धीरे करके वो कबीलाओं में रहने लगा, ऐसे करके। ठीक है, इसी तरह से शिकार करके जीवन जीता था। लेकिन शिकार करने के बाद क्या हुआ? पता चला कि यार मारने से अच्छा कुछ जानवरों को पाल लो, उससे फायदा होगा। तो पशु पालने लगा, पशुपालन अवस्था आ गया। फिर पशु को पालते पालते जो है पशु को खिलाने के लिए चारा चाहिए था। इस वजह से धीरे धीरे उसे कृषि का भी ज्ञान हुआ, तो कृषि युग आ गया, है ना बात? कृषि यानी खेती करना सीख लिया। खेती करते करते क्या हुआ? खेती करने के बाद जो है एक बड़ा व्यापार होता था, यार मौसम जब आए खेती करो, उसके बाद आदमी बैठा रहे। तो क्या होता था? और खेती करना भी कहां? नदियों के किनारे, है ना बात? नदी जहां पानी होगा वही ना खेती करेंगे। तो इस वजह से इंसान ज्यादा पास आ गए, तो धीरे धीरे गांव बन गया। अब जब गांव बनने लगा तो उससे क्या हुआ कि जब खेती जब होता था तब तो आदमी बिजी रहता था, लेकिन जब खेती नहीं करना रहता था, क्योंकि मौसम होता है ना हर चीज का, तो उसके बाद आदमी खाली रहता था। तो खाली होने की वजह से उसमें अलग अलग जो है गुण बनने लगे। जब इंसान खाली होता है तो कुछ ना कुछ करता है, तो तरह तरह के उसके पास गुण आने लगे। जैसे कोई डांसिंग करने लगा, कोई सिंगिंग करने लगा, कोई हाथ से कुछ बनाने लगा। तो हाथ से जब कुछ बनाने लगा तो हस्तशिल्प कला का युग आ गया, यानी हाथ से हैंडीक्राफ्ट का समय आ गया, हाथ से चीजें बनने लगी। और जब हाथ से पहले चीजें लोग शौक से बनाते थे, लेकिन शौक से बनी चीजों को बाद में डिमांड होने लगा। जैसे पहले नाचना भी शौक से होता था, गाना भी शौक से होता था, बाद में उसका डिमांड होने लगा, मेरे सामने नाचो, मेरे सामने गाओ, उसके लिए पैसा दिया जाने लगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ? इस तरह से धीरे धीरे व्यापार का जन्म होने स्टार्ट हुआ, लोगों में आदान प्रदान चीजें होना स्टार्ट हुआ। देखो कृषि युग से ही आदान प्रदान स्टार्ट हो गया था, लोग साथ में रहते थे, अनाज के बदले अनाज, अनाज के बदले अनाज, ये सब सारी चीजें करते थे। लेकिन बाद में जब तरह तरह की वस्तुएं बनने लगा, उसका डिमांड होने लगा, तो व्यापार का जन्म हो गया। अब लोग लाभ कमा के जो है काम करने लगे, और लोगों ने क्या किया कि खेती करने से अच्छा ये समझने लगे। समझ में आ रहा है कि खेती तो मौसम में हो रहा है, लेकिन हाथ से बनाने वाली चीज हम पूरे हर समय बनाते रहे, और हर समय बनाते रहे तो उससे हर समय पैसा पाते रहे, तो भाई खेती से अच्छा व्यापार होने लगा। तो धीरे धीरे व्यापार के जन्म लगा। ऐसे करते हुए मनुष्य विकसित हुआ। फिर उसके बाद इंडस्ट्रीज लगे, इंडस्ट्री लगने की वजह से जो है औद्योगिक युग आ गया, और व्यापार एकदम आधुनिक युग की तरफ बनने लगा। तो इस तरह से एक मानव का सभ्यता का पूरा विकास हुआ धीरे धीरे करते हुए, है ना बात? लेकिन जब व्यापार का जन्म हुआ, ऐसा माना जाता है कि व्यापार का जन्म 12वीं सदी के आसपास माना जाता है। आधुनिक समय में व्यापार का जन्म यही माना जाता है कि 12वीं सदी के आसपास हुआ था। ठीक है, ऐसा माना जाता है, 100% प्रूफ नहीं, लेकिन अधिकतर लोग यही मानते हैं। ठीक है, अब ऐसे कंडीशन में जब 12वीं सदी में व्यापार का जन्म हुआ, तो उस समय जब व्यापार होता था तो कम से कम लेन देन होते थे, और जब कम से कम लेन देन होते तो लोगों के दिमाग में सारी बातें याद आ जाती थी, है ना बात? आप अगर 10, 15, 20, 30 अगर लेन देन करो तो नहीं, तो दिमाग ही तेज होता था, इतना तो याद हो जाता था। आज के समय में 50 तो चीज थोड़ी ना उस समय करना था भाई कि दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो। उस समय याददाश्त भी मजबूत हुआ करता था।
तो 10, 20, 30, 50, 40 जो है सौदे दिमाग में रहती थी, तो इसलिए लिखने की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन धीरे 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 मनुष्य सभ्यता बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, विकसित होते गया, और व्यापार जो है बड़ा होते गया। ट्रांसपोर्ट वगैरह सब चीज अच्छा हुआ तो व्यापार बड़ा होता गया, उसका क्षेत्र बढ़ गया, क्षेत्र बढ़ गया तो सौदे बढ़ गए, सौदे बढ़ गए तो याद करना मुश्किल होने लगा। जब याद करना मुश्किल होने लगा तो फिर जाके लिखने का जरूरत समझ में आया, और जब व्यापार के सौदों को लिखने की जब जरूरत समझ में आया तो इसी तरह लेखांकन का जन्म होना स्टार्ट हुआ। तो पहले जो है ऐसे ही लिख लिया जाता, छिटपुट छिटपुट, जैसे भी अपना मन किया तो लिख लिया, जैसे मन वैसे, कोई नियम कानून व्यवस्था के साथ नहीं था, ठीक है, व्यवस्थित नियम कानून नहीं था। फिर हुआ क्या, फिर बाद में आया 1494 ईस्वी, ठीक है। इस समय एक जो है गणितज्ञ थे, उनका नाम था फ्रांसिस्कन ऑफ ल्यूकस पेसियोली, जिसको ल्यूकस पेसियोली आप कल नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। उसको फ्रांसिस्कन जो है फ्रा ऑफ ल्यूकस पेसियोली भी कहा जाता है, फ्रा लूकस पेसियोली, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये लूकस पेसियोली थे, ये थे एक गणितज्ञ, मैथ्स के विद्वान थे भाई। पहले कॉमर्स नाम का कोई सब्जेक्ट थोड़ी ना था, मैथ्स और आर्ट्स, यही साइंस, यही सारी चीजें चलती थी। तो ऐसे कंडीशन में वो थे क्या, गणितज्ञ। और लेखांकन जो है ना एक तरह से गणित का ही काम है भाई, हिसाब किताब ही तो करना है लेखांकन में, तो गणित का ही काम था। तो उन्होंने क्या किया कि उस समय के व्यापार में जो लेन देन के तरीके थे और उसको लिखने के जो तरीके थे उसको बढ़िया से अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद अपनी एक किताब लिखी। किताब तो थी गणित की, लेकिन उसमें एक चैप्टर बनाया, डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरीज नाम की किताब थी, और उसमें एक चैप्टर बनाया था। और उस चैप्टर के अंदर उन्होंने उस समय के लेखांकन पद्धति को पहली बार नियम कानून के साथ प्रस्तुत किया, यानी व्यवस्था के साथ उसमें लगाया रखा कि किस चीज को किस तरह से लिखना चाहिए। तो उसी समय लेखांकन का जन्म माना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से लेखांकन के जन्म करने वाले व्यक्ति कौन है, लूकस पेसियोली। कौन है, लूकस पेसियोली, ठीक है। ये लेखांकन के जन्मकर्ता, पुस्तपालन के जन्मकर्ता, दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मकर्ता, ये यही है, ठीक है। कैसे इन्होंने किया, तो इन्होंने इसका जन्म किया था कैसे, दोहरा लेखा प्रणाली के भी प्रतिपादक इन्हें कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने इसका जन्म किया था 1494 में, सन 1494 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। और कैसे हुआ था, इटली के वेनिस नगर में, इटली एक देश है ना, उसका एक वेनिस शहर है, ठीक है। इटली एक देश है, उसका एक वेनिस शहर है। तो उस शहर में इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरीज, ठीक है। क्या नाम था, डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरीज नामक इन्होंने किताब लिखा, और एक किताब वहां पे प्रकाशित हुई। और इसी किताब के एक चैप्टर में दोहरा लेखा प्रणाली का यानी लेखांकन के नियम कानून को इन्होंने प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से लेखांकन का जन्म हुआ। बात समझ में आया। तो इसी को हम लोग लेखांकन का प्रथम पुस्तक माना जाता है, और वास्तव में यह गणित की पुस्तक थी, और इसके एक भाग में उस समय के लेखांकन प्रणाली का एक विधि का वर्णन किया गया था, ठीक है। यही है हमारा, यही वो पुस्तक है जिसके वजह से लेखांकन के जन्म माना जाता है। तो इससे कई ढेर सारे एमसीक्यूज बनते हैं कि लेखांकन के जन्मकर्ता कौन है, पुस्तपालन के जन्मकर्ता कौन है, दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मकर्ता कौन है। फिर पूछा जाता है कौन सी पुस्तक थी, फिर पूछा जाता है कब प्रकाशित हुई थी, है ना बात। इस तरह से कई पुस्तक पूछा जाता है। फिर पूछा यह भी जाता है कि लूकस पेसियोली कहाँ के निवासी थे, तो इटली के वेनिस नगर के निवासी थे। तो इस तरह के ये सारी की सारी बातें थी। तो पेसियोली की जो छपी हुई पुस्तक के बहुत पहले से दोहरा लेखा प्रणाली बिखरे हुए रूप में थी। हमने बोला ना कि ऐसा नहीं कि इन्होंने जब लिखा तभी से लेखांकन स्टार्ट हुआ, उससे पहले भी लोग लेखांकन करते थे, लेकिन तरीका नहीं था स्पष्ट तरीका, अनबन तरीके से बस लिख देते थे, काम चल जाता। तो बिखरे हुए रूप में मतलब काम कर रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, लेखांकन की इटालियन प्रणाली, से इटालियन प्रणाली कहा जाता है क्योंकि इटली में इसका हुआ था जन्म। तो इसको प्रकट होने से पहले जो है ना, इंग्लैंड में लेखांकन की जो प्रणाली थी, इस प्रणाली से पहले यानी सन 1494 से पहले इंग्लैंड में लेखांकन की एक प्रणाली थी। उस प्रणाली को एजेंसी बुक कीपिंग कहा जाता है, ठीक है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। उस प्रणाली को क्या कहा जाता है, एजेंसी बुक कीपिंग, ठीक है। और जब इंग्लैंड में इटालियन प्रणाली का प्रवेश हुआ, यहां से इस लाइन की जरूरत नहीं है, तो बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक बात। क्या याद रखना है कि उस प्रणाली को कौन सा प्रणाली कहा जाता है, एजेंसी बुक कीपिंग। यानी अगर हम बोले ये दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म हुआ, ठीक है, इसे इटालियन प्रणाली भी कहते हैं। इसका जब जन्म हुआ उससे पहले इंग्लैंड में एक प्रणाली चलता था, उसका नाम था एजेंसी बुक कीपिंग। लेकिन सारा का सारा स्पष्ट और नियम कानून के साथ जो आधुनिक आज हम लोग लेखांकन सीख रहे हैं, उसका जो रियल मायने में जन्म हुआ था वो कब हुआ था, वो यही सन 1494 में इन्होंने ही किया था, ठीक है। तो इस तरह से लेखांकन का जन्म हुआ। बात समझ में आया। चलो भाई, जन्म तो समझ में आ गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद देखो ये पुस्तपालन आखिर में होता क्या है। पुस्तपालन आखिर में होता क्या, तो देखा जाए ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है पुस्त और पालन, यानी बुक और कीपिंग, ठीक है। इसको इंग्लिश में बुक कीपिंग कहते हैं। तो दो शब्दों से मिलकर बुक और कीपिंग, पुस्त और पालन। पुस्त यानी पुस्तक यानी किताबें, और पालन यानी अच्छे तरीके से संभाल के रखना। किसी को भी पालने का मतलब क्या, उसको संभाल के अच्छे तरीके से रखना। तो किताबों को अच्छे तरीके से संभाल के रखना पुस्तपालन है। हाँ, अलमारी में हम अच्छे तरीके से किताब को संभाल के रखना, वो पुस्तपालन हो रहा है? नहीं। शाब्दिक अर्थ तो ऐसा ही है, लेकिन रियल मायने में ये अर्थ नहीं। रियल मायने में ये अर्थ है कि पुस्तकों को संभाल के नहीं रखना, बल्कि पुस्तकों में संभाल के रखना।
क्या चीज है? अपने सौदों एवं घटनाओं को लेखा जो करते हैं ना, उस लेखे को पुस्तकों में अच्छे तरीके से संभाल के रखना, यही एक्चुअल में पुस्तकालन है। यानी ओवरऑल मिला के जो हमारे सौदे एवं घटनाएं होते हैं, जो वित्तीय प्रकृति के होते हैं, जिनका प्रभाव मुद्रा में होता है, उन सौदों एवं घटनाओं को निश्चित रूप से नियमानुसार क्रमबद्ध तरीके से पुस्तकों में लिखना और उसको संभाल के रखना, यही क्या है? यही पुस्तकालन है। ठीक है, अब देखो इसी तरह की बातें यहां पे आपको मिलेगी। पुस्तकालन का अर्थ समझने के लिए हमें अंग्रेजी भाषा में बुक कीपिंग शब्द के विचार करने चाहिए। ठीक है, बुक कीपिंग दो शब्दों से मिला है, बुक और कीपिंग। ठीक है, इससे बना है। बुक का अर्थ होता है पुस्तक और कीपिंग का अर्थ होता है रखना या पालन करना होता है। तो पुस्तकालन भी ऐसे ही नाम है, हिंदी में भी समझ सकते हो ये बात है। इस प्रकार से आप समझोगे पुस्तकालन या बुक कीपिंग वह कला एवं विज्ञान है जिसके अनुसार समस्त व्यापारिक लेन देनों का लेखा। पुस्तकालन एक कला एवं विज्ञान दोनों है। अच्छा, कला एवं विज्ञान दोनों क्यों है? तो एक हम शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं, आप समझ लेना। आप लोग जानते हो कि दो सब्जेक्ट है, कॉमर्स को छोड़ दिया जाए तो दो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है साइंस और दूसरा सब्जेक्ट है आर्ट्स। अगर हम लोग कॉमर्स को छोड़ दें तो दो सब्जेक्ट है, एक साइंस है एक आर्ट्स है। ठीक है, यही है। और अक्सर बोला जाता है कि साइंस और आर्ट्स के बीच में कॉमर्स को रखा जाता है। हमेशा बोला जाता है ना, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, या फिर आर्ट्स कॉमर्स साइंस, ऐसे करके बोला जाता है। कॉमर्स को हमेशा बीच में रखा जाता है, आप लोग जानते हो। तो क्योंकि कॉमर्स बीच में है, ठीक है, क्योंकि कॉमर्स बीच में है, इसीलिए कॉमर्स के अंदर क्या होता है ना, इन दोनों का गुण आ गया। भाई संगति का प्रभाव पड़ता है ना, उसी तरह इसको भी पड़ गया, संगति का प्रभाव पड़ गया कॉमर्स को। इसलिए कॉमर्स में आप जितनी भी चीजें पढ़ोगे ना, बार बार पढ़ोगे, उसमें कला एवं विज्ञान दोनों है, कला एवं विज्ञान दोनों है, कला एवं विज्ञान दोनों है। तो ये भी पुस्तकालन कॉमर्स के अंदर पढ़ रहे हो ना, ये भी कला एवं विज्ञान दोनों है। ये ट्रिक है समझने का। ठीक है, अच्छा, अब ये कला एवं विज्ञान दोनों क्यों है? तो देखो, किसी भी चीज को कला तब कहेंगे जब उसको अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने का हुनर हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमेशा ये एग्जाम्पल देते हैं, अगर आपको गिटार थमा दिया जाएगा तो आप बजा लोगे? तो बिल्कुल बजाओगे, लेकिन ऐसा बजाओगे कि सबका कान का जो है तारे हिलने लगेंगे, कान जो है कान से खून टपकने लगेंगे, ऐसा बजाओगे, है ना बात। लेकिन अगर एक गिटार बजाने वाले आदमी को दे दिया जाएगा, अच्छे जो है गिटारिस्ट को दिया जाएगा, वो जब बजाएगा तो मधुर संगीत निकलेगा, सुनने में अच्छा लगेगा, आप अपनी फरमाइश रखोगे उसके सामने। ठीक है, क्योंकि वो गिटारिस्ट क्या है? गिटार का कलाकार है। और हम लोग क्या है? हम लोग को तो आता नहीं कला, तो हम लोग भी अंडरबंड किसी तरह बजा देंगे। यही बात है। तो कला क्या है? कला किसी भी चीज को सुव्यवस्थित, सुसज्जित, सुसंगठित तरीके से प्रस्तुत करना है, जिससे सामने वाले को अच्छा लगे, मतलब उस चीज का व्यवस्था के साथ रखना, वो कला है। ठीक है, और विज्ञान क्या है? विज्ञान वहां पर जाता है जहां पर क्या होता है? जहां पर विशेष ज्ञान हो। विज्ञान क्या है? विज्ञान वहां पर जाता है जहां पर सिद्धांतों का प्रयोग हो, नियमों एवं कानून का प्रयोग हो, वो क्या होगा? वो विज्ञान होगा। तो लेखांकन या पुस्तकालन की बात किया जाए, ये सिद्धांत भी इसमें यूज होता है, आगे आप सिद्धांत पढ़ोगे, और उसके साथ साथ कला भी यूज होता है, इसको प्रस्तुत करने का कला है। जैसे हम लोग जनरल एंट्री लिखते तो बकायदे उसको लिखने का तरीका है, तलपट बनाते तो लिखने का तरीका है ना, लेजर बनाते तो लिखने का तरीका है, और उसमें इसके साथ साथ उसमें सिद्धांत भी यूज होता है कि कौन सा चीज डेबिट करना है, कौन सा चीज क्रेडिट करना है, क्यों करना है, सबके पीछे जो है नियम कानून भी है। इसीलिए ये कला विज्ञान दोनों है। बात क्लियर है? चलो भाई, तो बोल रहा है पुस्तकालन क्या है? पुस्तकालन वह कला एवं विज्ञान है जिसके अनुसार समस्त व्यापारिक लेन देन का लेखा नियमानुसार स्पष्ट तथा नियमित रूप से उचित पुस्तकों में किया जाता है। यही ना हमने बोला कि पुस्तकालन क्या है? पुस्तकालन एक ऐसा कला एवं विज्ञान है जिसके अंदर जो भी व्यापारिक लेन देन हो रहे हैं, जो भी व्यापारिक सौदे हो रहे हैं, उनको पुस्तकों में लिखना। कैसे? नियमानुसार, यानी नियम जो भी रहेगा उसके अनुसार, नियमित रूप से, यानी रेगुलर वे में, है ना बात। और उसके साथ ये भी याद जोड़ लेना, क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध होना चाहिए, यानी पहले एक, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, जैसे लाइन बाय लाइन सौदे हुए वैसे लाइन बाय लाइन जो है एंट्री भी होगा, उसके लेखांकन भी होगा। अगर 1 तारीख में एक सौदा हुआ तो 1 तारीख वाला पहला सौदा लिखो, फिर दूसरे तारीख को दूसरा, तो दूसरे तारीख को दूसरा, फिर 5वें तारीख को तो 5वें तारीख को, फिर 10वें तारीख को तो 10वें तारीख, ऐसे करके। ये नहीं कि फिर 5 फिर 2 फिर 1 फिर 10 ऐसे करके आगे पीछे नहीं। ठीक है, लाइन बाय लाइन होना चाहिए, तो क्रमबद्ध होता है। ठीक है, इसे बही खाता भी कहा जाता है। ठीक है, पुस्तकालन को। और रखे गए अभिलेखों से लाभ हानि तथा स्थिति विवरण या चिट्ठा बनाने में सहायता मिलती है। अब अधिकांश संस्थाएं व्यावसायिक सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्राम, ठीक है, का प्रयोग करते हैं, जिससे कंप्यूटर द्वारा पुस्तकें रखने में सहायता मिलती है। ठीक है, देखो पुस्तकालन का यहां तक आपको अर्थ दे दिया है, यहां तक। ठीक है, यहां तक आपका पुस्तकालन का अर्थ हो गया। लेकिन इसके साथ ये भी बता रहा है कि वर्तमान समय में क्या होता है ना, वर्तमान समय में पुस्तकालन कुछ हो ही नहीं रहा, सब कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर कर रहा है बात। सारा का सारा काम क्या करता है? सॉफ्टवेयर करता है। आपको बस ट्रांजैक्शन फीड करना है, सारा का सारा चीज सॉफ्टवेयर बना देगा और फटाक से एंट्री करके दे देगा। तो आज के समय में सब कंप्यूटराइज हो गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी कंप्यूटराइज हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। तो आप भी पढ़ोगे कि कैसे लेखा किया जाता है। ठीक है,
चलो भाई, यहां तक पुस्तपालन की बात हो गया। अब पुस्तपालन के हम लोग कुछ विशेषताएं देख ले अपना, उसके कुछ मूल तत्व देख ले, क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या मूल तत्व, इसके बारे में जान लेंगे पुस्तपालन क्या है, अच्छे तरीके से समझो। तो देखो, जब पुस्तपालन को समझने की हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला क्या है, मौद्रिक रूप में लेखा। ये जो विशेषता है ना, इससे पुस्तपालन और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में पुस्तपालन क्या है। तो बढ़िया से समझने के लिए विशेषताओं को एकदम गौर से देखा कीजिए। विशेषताएं क्या करता है, विशेषताएं किसी भी चीज के बारे में बताता है कि वो कैसा है। अब उसको बताते समय वो कैसा है, उसके बारे में आप अच्छी चीजें भी बता सकते हो, उसके बारे में बुरी चीजें भी बता सकते हो। तो विशेषताएं में अक्सर बच्चों को ये लगता है कि विशेषताएं मतलब अच्छी अच्छी बातें ना, पॉजिटिव निगेटिव दोनों बातें अगर उसी के बारे में है तो वो विशेषता की श्रेणी में आएगा। समझे बात? क्योंकि विशेषता क्या है, उसका स्वरूप बताता है कि वो है कैसा। ठीक बात? तो अच्छी बुरी सारी बातें आ जाएगा। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला बोल रहा है कि इसकी विशेषता की मौद्रिक रूप में लेखा। तो याद रखना, ऐसा नहीं कि सब कुछ लिख देते हैं पुस्तकपालन में, जो भी व्यावसायिक सौदे से संबंधित है वो सारी की सारी चीजें लिख दो, जो भी व्यवसाय से संबंधित लेन देन वो सारी की सारी चीजें पुस्तकपालन में लिख दो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुस्तकपालन में हमेशा तब लिखा जाएगा जब क्या होगा, जब सौदे मौद्रिक रूप में होते हैं। मौद्रिक रूप में मतलब जिसे मुद्रा में व्यक्त किया जा सके। जिस भी चीजों को मुद्रा में व्यक्त किया जा सकेगा, जिस चीज को मुद्रा में बताया जा सकेगा, उसी चीज को पुस्तकपालन में लिखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, सब कुछ मुद्रा में व्यक्त हो जाता है, आपको एग्जांपल ऐसे कई मिल जाएंगे, लेकिन किस चीज को मुद्रा में व्यक्त नहीं कर सकते उसके बारे में सोचो। तो उसके बारे में जब जानोगे कि किस चीज को मुद्रा में व्यक्त नहीं कर सकते हैं तो क्या होगा, समझो कि अगर किसी को चोट लग गया, ठीक है, आपके किसी कर्मचारी को चोट लग गया, तो उस कर्मचारी के मलहम पट्टी पे कितना खर्च किया इसे तो मुद्रा में आप व्यक्त कर लोगे, लेकिन उस कर्मचारी को जो दर्द हुआ उस दर्द को लिख पाओगे? तो उसे चोट लगने पे कितना दर्द हुआ लिख पाओगे क्या? नहीं। तो ये क्या होता है, ये लेखांकन में नहीं शामिल होता, ये पुस्तकपालन में लिखा जाता है। यानी पुस्तकपालन के अंदर किसी भी भावना का लेखा नहीं होता, किसी भी गुण का लेखा नहीं होता है। ठीक है, इन सब चीजों को नहीं लिख सकते क्योंकि इन्हें मुद्रा में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ठीक बात? तो जिन चीजों को मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है बस उन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, लेखांकन में शामिल करते हैं। दूसरा, व्यापारिक सौदों का लेखा। इसके बाद इसमें हमेशा जो भी हम सौदे करेंगे, जिनका भी लेखा करेंगे, वो व्यापारिक हो, व्यवसाय से संबंधित ही हो। यानी ऐसे ही चीज का लेखा करेंगे जिसका व्यापार पे प्रभाव पड़े। जिस चीज का व्यापार पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसका व्यापार से कोई संबंध नहीं होगा, उस चीज को हम लोग इसमें लिखेंगे नहीं। जैसे एक व्यापारी है, अपना व्यापार कर रहा है, उसके साथ साथ घर में जो है कुछ और दूसरा तीसरा लेन देन कर रहा है, तो उसके घर के लेन देन को थोड़ी ना लिखेंगे। कौन सा लेन देन लिखेंगे? जो व्यापार से रिलेटेड, व्यापार पे जिसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा है नियमानुसार एवं नियमित लेखा। अगला क्या है, इसमें नियम के अनुसार लेखा होगा, यानी एक नियम होगा उसके हिसाब से डेबिट क्रेडिट होता है, और उसके साथ नियमित लेखा होगा। नियमित का मतलब रेगुलर वे में, यानी अगर एक बार लेखा कर रहे हो, जैसे कि एक एक दिन के गैप में लेखा करो तो हर एक एक दिन के गैप में लेखा करो। अगर 3-3 दिन पे लेखा करो तो हर 3-3 दिन पे लेखा करो। और रेगुलर यानी डेली कर रहे हो तो डेली करो तो डेली करो। मतलब एक नियमित रूप से होता रहना चाहिए। नियम एक रहना चाहिए कि आज कर रहे हैं, फिर कल कर रहे हैं, फिर परसों कर रहे हैं, फिर नरसों कर रहे हैं, एक एक दिन के गैप में। ठीक है। या फिर जैसे भी, ये नहीं कि आपने जो है आज किया, फिर 10 दिन बाद, फिर 2 दिन बाद, फिर 1 दिन बाद, ऐसे नहीं। एक सिस्टम बना रहेगा, उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेखा होगा। तो नियमित और नियमानुसार। अगला क्या है, सभी व्यापारियों द्वारा प्रयोग। जो ये लेखांकन होता है ना, ये जो पुस्तकपालन होता है, इसे हर प्रकार का व्यापारी प्रयोग करता है। हर प्रकार का व्यापारी, छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, किसी प्रकार का व्यापारी हो, वो पुस्तकपालन का यूज जरूर करता है, उसे लिखता है। फिर उसके बाद क्या है, निश्चित भइयों में लेखा। इसमें जो लेखा होता है पुस्तकपालन में, उसके अपनी 2 भैया निश्चित है, उन्हीं में लेखा होता है। जैसे पहला क्या है, रोजनामचा। ठीक है, यानी जर्नल। पहले जर्नल में लेखा किया जाता है, उसके बाद जो है खाता बही यानी लेजर, इन दोनों में लेखा किया जाता है। तो इसकी अपनी निश्चित भैया, उसके अंदर हम लोग लेखांकन करते हैं सौदे एवं घटनाओं को। सबसे पहले रोजनामचा यानी जर्नल में करते हैं, उसके हेल्प से फिर खाता बही बनता है। ठीक है, यानी लेजर बनता है। तो इस तरह से निश्चित भैयों में उसका लेखा होता है। नेक्स्ट बात देखो, नेक्स्ट हमारा क्या है, निश्चित प्रणाली के अनुसार। इसके साथ इसमें जब लेखा किया जाता है, लेखांकन की कई प्रणालियां हैं, उन प्रणालियों में व्यापारिक लोगों के लिए, व्यापार के लिए हमेशा कौन सी प्रणाली का यूज होता है, दोहरा लेखा प्रणाली। तो जब भी लेखांकन होगा तो एक निश्चित प्रणाली है, उसके अनुसार ही लेखा होगा। जैसे जनरली क्या होता है, दोहरा लेखा प्रणाली का प्रयोग होता है, उसी के हिसाब से लेखांकन होता है। फिर इसके बाद क्या है, निश्चित उद्देश्य। लेखांकन का अपना उद्देश्य भी निश्चित है भाई, किस लिए लेखा कर रहे हैं आप बताओ। अगर आप व्यापार चलाओगे तो किस लिए लेखा करोगे, खुद बताओ, खुद सोचो, अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर आप व्यापार चलाओगे तो किस लिए भाई लेखा करोगे, लाभ हानि जानने के लिए ना, क्योंकि मालिक हो। तो लाभ हानि के बारे में पता करना होगा कि व्यापार चलाने में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो लाभ हानि की जानकारी के लिए लेखा करेंगे। इसके साथ साथ वित्तीय स्थिति भी एक होता है, उसकी जानकारी करने के लिए। वित्तीय स्थिति बताता है कि आप किस पोजीशन में हो, आप अच्छे पोजीशन में कि खराब पोजीशन में हो, क्योंकि लाभ हानि से सारा पोजीशन नहीं पता चल सकता, वित्तीय स्थिति भी देखना जरूरी होता है। तो वित्तीय स्थिति कैसे जानकारी होता है, तो वित्तीय स्थिति की जानकारी होता है किससे, 2 चीजों से। एक होता है संपत्ति से, ठीक है, कि संपत्ति किसी के पास कितना है, और दूसरा क्या है, दूसरा उसके दायित्व से, कि दायित्व उसके पास कितना है।
ठीक है। जब संपत्ति और दायित्व ये दोनों देखा जाता है तो इन दोनों के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, वित्तीय स्थिति का ज्ञान करते हैं। संपत्ति तो पता ही होगा, जो प्रॉपर्टीज वगैरह है। दायित्व क्या होता है, जिस भी चीज को चुकाना हो, जैसे ऋण वगैरह है ना, ये दायित्व होता है। जिस भी चीज को देना होता है वो दायित्व होता है। तो ऐसे कंडीशन में संपत्ति और दायित्व जब दोनों हम लोग देखते हैं तो पता चलता है कि वित्तीय स्थिति कैसा है। अपने व्यापार का भी इसी तरह देखेंगे कि हमारे व्यापार का अपना कितनी संपत्ति है और हमारे व्यापार के पास कितना दायित्व है। अगर इन दोनों का गैप ज्यादा रहेगा, यानी संपत्ति बहुत ज्यादा दायित्व बहुत कम रहेगा, तो वित्तीय स्थिति अच्छा है। और अगर इसका उल्टा हो गया, संपत्ति कम हो गया दायित्व ज्यादा हो गया, तो भैया डूब गए, व्यापार एकदम बर्बाद है। ठीक बात। तो वित्तीय स्थिति की जानकारी लेने के लिए भी लेखांकन किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात क्या है। नेक्स्ट हमारा क्या है, पुस्तपालन विज्ञान एवं कला दोनों समझा ही चुके। कला और विज्ञान क्यों है, विशेषता में ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। पुस्तपालन जो है कला है, क्यों, क्योंकि अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा, इसमें बाकायदा फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अंदर लेखा किया जाता है। और विज्ञान क्यों है, क्योंकि इसमें नियम कानून का प्रयोग होता है। ऐसे ही नहीं अगड़म बगड़म जहां मनवा लेखा कर दो, ऐसा नहीं। एक एकदम बाकायदे इसमें क्या सिद्धांत बनाओ, उस सिद्धांतों को यूज करके अपना लेखा किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पुस्तपालन क्या है, अपना कला एवं विज्ञान दोनों है। ठीक बात। तो ये हम लोगों ने अभी क्या सीखा, अभी हम लोगों ने जाना कि पुस्तपालन क्या है। ठीक है, पहले तो लेखांकन में विकास जाना, फिर उसके बाद पुस्तपालन क्या है ये जाना, फिर पुस्तपालन की विशेषता जाना। बात क्लियर है। चलो अब हाँ आगे बढ़ते हैं कि अगला क्या चीज है। तो चलो अब देखेंगे हम लोग पुस्तपालन के उद्देश्य के बारे में। पुस्तपालन के क्या उद्देश्य है, ठीक है, अच्छे तरीके से सारे उद्देश्यों को भी जाने कि क्या उद्देश्य है भाई, पुस्तपालन क्यों करते हैं, एक कारण समझिए। उद्देश्य का मतलब क्या है कि कोई चीज क्यों कर रहे हैं, उसका क्या कारण है भाई। तो उद्देश्य हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला यहाँ भी पॉइंट वाइज समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है व्यापारिक लेन देनों का लेखा करना। ठीक है, तो पहला तो काम यही है कि भाई इसलिए हम लोग लेखा पुस्तपालन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग पुस्तपालन करते हैं ताकि जो भी व्यापारिक लेन देन है उसे लेखा कर पे रख पाए, लेखा करें और रख पाए। क्यों, ताकि हम लोग भूले ना, और जो भी लेखा करने का उद्देश्य वो सारी की सारी उद्देश्य पूरा हो सके। ठीक है, दूसरा बात देखो, दूसरा हमारा क्या है कि व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान करना संभव। दूसरा लेखांकन इसलिए करते हैं ताकि व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान हो पाए। अभी हमने वित्तीय स्थिति समझाया ना, सेम वही चीज आर्थिक स्थिति, यानी वही संपत्ति और दायित्व का ज्ञान हो पाए। और संपत्ति और दायित्व का ज्ञान कहां मिलेगा, आगे चल के आप पढ़ोगे क्या, आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट। अभी अकाउंटिंग इक्वेशन वाला एक चैप्टर आएगा लेखांकन समीकरण, उसमें भी आप देखोगे तो बैलेंस शीट पढ़ोगे। तो बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज, इन दोनों के बारे में हम लोग लेखांकन करते हैं तो पता चलता है कि हमारे पास कितने एसेट्स है कितने लायबिलिटीज है। और जब इनको देख लेते हैं तब हमें पता चल जाता है, यानी संपत्ति और दायित्व देख लेते हैं तो पता चल जाता है हमारे पास हमारे व्यापार की वित्तीय स्थिति कैसी है, यानी आर्थिक स्थिति कैसी है। तो आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए भी हम लोग लेखांकन करेंगे ताकि हम लोग पता कर पाए कि हमारे पास कितने की संपत्ति और कितने के दायित्व है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है व्यापारिक प्रवृत्ति से अवगत कराना। व्यापारिक जो है ना प्रवृत्ति से अवगत कराना है, यानी व्यापार की क्या प्रवृत्ति है। देखो प्रवृत्ति दो तरह की होती है, एक होती है बढ़ती हुई प्रवृत्ति, एक होती है घटती हुई प्रवृत्ति। जैसे अगर आपका क्लास 6th में नंबर था जो है 60%, 7th में हो गया 65, 8 में हो गया 75, 9th में हो गया 80 और फिर 10th में हो गया आपका 90। इस प्रकार से अगर आपके नंबर बढ़ रहे हैं तो क्या है, ये हमारा बढ़ते हुए प्रवृत्ति है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो गया तो फिर क्या हुआ, घटते हुए प्रवृत्ति। बात समझे। तो प्रवृत्तियां दो तरह की होती है, या तो बढ़ते हुए या तो घटते हुए। तो व्यापारिक प्रवृत्ति का भी ज्ञान लेखांकन के जरिए हो पाता है। कैसे, पिछले साल लेखांकन किया, पता चला हमारा लेखांकन कैसा है, हमने अच्छा काम किया कि बेकार काम किया, हमारा बिजनेस कैसा है, उसका कितना लाभ है कितना क्या है। मान लो केवल लाभ की हम प्रवृत्ति देखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हमने लाभ देख लिया कि पिछले बार हमने 10,000 का लाभ पाया, इस बार लेखांकन किया तो इस बार हमने देखा कितना, इस बार हमने जो है 15,000 का लाभ पाया। तो 10 से 15,000 क्या हुआ, बढ़ने की प्रवृत्ति हुआ, है ना बात। अगर हम कई सालों के इसी तरह देख लें डेटा, बहुत पहले कुछ और, फिर उसके बाद कुछ और, फिर उसके बाद कुछ और, फिर उसके बाद कुछ और, अगर बढ़ रहा है तो बढ़ने की प्रवृत्ति है और अगर घट रहा है तो घटने की प्रवृत्ति है। कैसे चेक होगा ये प्रवृत्ति, जब लिखोगे तभी ना, जब लेखांकन करोगे तभी ना, है ना बात। तो लेखांकन के जरिए हिसाब किताब आता है और उसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, अपना प्रवृत्ति भी देख पाते हैं व्यापार की, कि व्यापार की प्रवृत्ति क्या है, बढ़ने की है कि घटने की है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, नेक्स्ट उसके बाद जो है लाभ हानि का कारण का ज्ञात करना। इसके साथ साथ हम लोग लाभ हानि तो पता कर ही लेते हैं लेखांकन से कि हमारे व्यापार को कितना लाभ हो रहा है कितना हानि हो रहा है। उसके साथ ही साथ हम लोग ये भी पता चल जाता है कि लाभ हानि के कारण क्या है भाई, कारण भी समझ में आ जाता है कि हमने माल बहुत ज्यादा बेच दिया इसलिए लाभ हो गया, या हमारे माल ही बहुत खर्चा है कम पड़ गया, लागत ही हमारा कम पड़ गया, हमने माल जो बनाया वो कम लागत में बना दिया इसलिए हमारे प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो जब एक एक चीजों को लिखोगे तो एक एक चीजों के बारे में पता रहेगा, और एक एक चीजों के बारे में पता रहेगा तो कारण समझ में आ जाएगा कि हमारा बिजनेस अगर प्रॉफिट दे रहा है तो क्यों दे रहा है, क्या कारण है। ठीक है, तो लेखांकन के जरिए लाभ के हानि के कारण के भी ज्ञान पता चल जाता है। फिर इसके बाद क्या है, करों का सही अनुमान लगाना। जब लेखांकन करके रखेंगे तो टैक्स हमारे पे कितना लगेगा इसके बारे में सही सही हिसाब किताब होगा। अगर हम लेखांकन ही नहीं करेंगे अच्छे तरीके से, सारी चीजों अच्छे तरीके से लिखेंगे नहीं, तो हम लोग टैक्स में भी क्या करेंगे, टैक्स का भी सही से कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे।
और फिर ऐसे कंडीशन में सही लेखांकन ना होने की वजह से, सही तरीके से टैक्स ना लगने की वजह से बाद में क्या होता है, बाद में जब टैक्स डिपार्टमेंट है ना, बात टैक्स अथॉरिटी वाले जब छापा मारते हैं, रेड पड़ती है, तो क्या होता है, अगर गलत हो गया हिसाब किताब, ठीक है, अगर ऐसा हो गया कि सरकार से टैक्स की चोरी हो गई, ये साबित हो गया, तो पूरा का पूरा व्यापार में बंटाधार हो जाएगा, है ना बात। तो इसीलिए क्या होता है, सही लेखांकन से सही टैक्स का भी अनुमान लग जाता है और उसी के हिसाब से टैक्स का भी मैनेजमेंट करते इंसान चलता है, ठीक बात, ये हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, नेक्स्ट उसके बाद जो है व्यापारिक माल संबंधी ज्ञान की प्राप्ति। इसके साथ साथ माल के संबंधी ज्ञान की भी प्राप्ति होती है कि व्यापारिक माल कैसा है, ठीक है, यानी हम अभी खरीदे हैं तो हमारे स्टॉक में कितना है और खरीदने की आवश्यकता है कि नहीं, अगर हम बेच रहे हैं तो हम लोग जो है बेच रहे हैं तो हमारे स्टॉक में माल है बेचने लायक, अभी और रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ माल के बारे में और जानकारी मिल जाती है, उसकी लागत के बारे में पता चल जाए कि लागत कैसा हो रहा है, क्योंकि एक एक चीज को लिखा है ना, तो माल कितने में बन रहा है ये भी हम लोग को पता चल जाएगा, है ना बात। तो इसकी भी जानकारी हमारे लेखांकन के जरिए हो जाता है, कितना माल बेचा गया, कितना शेष बचा, ये सारी की सारी चीजें। फिर उसके बाद संपत्ति और दायित्वों का ज्ञान प्राप्त होता है। ये बात तो आपको समझ में आएगी आर्थिक स्थिति वाले में कि भैया आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं, आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति और दायित्व दोनों लिखते हैं, तो उसका ज्ञान तो मिलेगा ही मिलेगा, और इन्हीं दोनों के ज्ञान की वजह से आर्थिक स्थिति का भी ज्ञान हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देख लो, नेक्स्ट इसके बाद है क्या है, व्यापारिक पूंजी की स्थिति का ज्ञान प्राप्त होना है। इसके साथ साथ व्यापार में कितनी पूंजी है इसका भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जब सब चीज का हिसाब करेंगे तो पूंजी का भी हिसाब करेंगे कि हमने व्यापार में कितना पूंजी लगाया, और पूंजी बहुत सी चीजों से घटता बढ़ता है। जैसे आप लेखांकन समीकरण वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि पूंजी बहुत सी चीजों से बढ़ता है, बहुत सी चीजों से घटता है। तो पूंजी के घटने बढ़ने के बाद पूंजी का शेष बदलता है, तो जब हम सब कुछ का हिसाब लिखेंगे तो पूंजी का भी हिसाब लिखेंगे, तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि हमारे व्यापार में कितनी पूंजी अभी वर्तमान में है, ठीक है। तो पूंजी के शेष का भी ज्ञान हो जाता है। फिर इसके बाद क्या है, व्यापारिक त्रुटियों का ज्ञान होना। इसके साथ साथ जब लेखांकन हम लोग अच्छे तरीके से करते हैं तो लेखांकन करते 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 एक चीज बनता है लेखांकन में, जानते हैं, खाता बही के बाद उसको कहते हैं हम लोग तलपट। तो तलपट इसीलिए बनाते हैं ताकि त्रुटि, अगर कोई गलती हुआ लेखांकन में तो उसकी जानकारी प्राप्त हो जाए। तो वो तो लेखांकन की त्रुटियों की बात कर रहा है। अब यहाँ पे क्या बोला है, अब बोला है व्यापारिक त्रुटियां। अगर हम लेखांकन अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो हमें अपने व्यापार में जो गलतियां हैं उसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगा। जब व्यापार हानि हो रहा है तो हानि के कारण हम लोग ढूंढेंगे, लेखांकन से हानि के कारण पता चलेगा, हानि के कारण पता चलेगा तो फिर वो हानि में जो कारण है ना वो पता चलेगा कि वो हमारी व्यापारिक क्या त्रुटि है, हमने कोई गलती किया तभी ना हानि होगा, तो उस त्रुटि को सही करने का भी हमें अवसर मिल जाता है। अगर हम लेखांकन ही ना करें तो हमें क्या पता रहेगा कि हम व्यापार में क्यों हानि ले रहे हैं और उस हानि को कैसे रोका जा सकता है, कैसे लाभ कमाया जा सकता है ना बात, नहीं पता चलेगा ना। तो यही बात है। तो लेखांकन करने से अपने व्यापारिक त्रुटियों के बारे में जानकारी मिलता है और उसके बाद लोग क्या करते हैं, उस त्रुटि को दूर करके अपने व्यापार को चमकाते हैं, है ना, अच्छा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इस बात देख लो। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है अगला व्यापारिक नीति निर्धारण में सरलता। इसके साथ साथ जब सारे के सारे लेखांकन हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे, तो फिर व्यापार की नीति भी हम लोग बना पाएंगे। व्यापार की नीति मतलब एक तरह से पॉलिसी की, व्यापार आगे किस तरह से लेकर के चलना है, व्यापार में क्या क्या चीजें करना चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं करना चाहिए, जिन जिन कारणों से व्यापार में हानि हो रहा था उन सारी चीजों को दूर किया जाएगा और एक नई चीजों को लगाया जाएगा जिससे व्यापार में लाभ हो सकता है। तो व्यापार की नीति को निर्धारण करने में भी लेखांकन जो है बहुत महत्वपूर्ण अपना भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट इसके बाद क्या, अन्य उद्देश्य। और भी बहुत से कारण है जिसकी वजह से लेखांकन किया जाता है, जैसे क्या, जैसे यहाँ पर व्यापार की तुलनात्मक कार्यक्षमता ज्ञान प्राप्त करना। व्यापार की तुलनात्मक कार्यक्षमता यानी पिछले साल का इस साल से तुलना कर लो, पता चल जाएगा कि अच्छा कि बेकार है, ठीक है। कुल ऋणी तथा ऋणदाताओं की राशि के बारे में जब जानकारी आपको पता चल जाएगा कि कुल ऋणी कितने लोग हैं और ऋणदाता कितने लोग हैं, इसकी भी जानकारी पता चल जाएगा। फिर इसके बाद ख्याति का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि व्यापार में हमारी कितनी ख्याति है, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लेखांकन में ख्याति का भी मूल्यांकन बहुत से कंडीशन में होता है, तो उस समय हम लोग इसका भी मूल्यांकन कर लेते हैं। तो ये सारी की सारी जानकारी किससे प्राप्त होता है, एक लेखांकन के जरिए, ठीक है। तो लेखांकन इतना महत्वपूर्ण है। चलो भाई, अब लेखांकन के उद्देश्य हम लोग जान गए, तो अब एक बात समझो, क्या है, एक शब्द है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लेखांकन। अच्छा, तो अभी क्या देख रहे थे, अभी भी तो लेखांकन दे रहे थे, नहीं, अभी तक हम लोग जितने बातें पढ़ रहे थे ना, ये बात समझो, अभी तक हम लोग जितनी बातें पढ़ रहे थे वो पुस्तपालन था। एक्चुअल में पुस्तपालन लेखांकन बहुत हद तक आपस में सिमिलर रहेगा, ठीक है। देखो ये क्या था, ये सारी की सारी पुस्तपालन था, ये इसमें जितनी बातें आप पढ़ रहे हो ना, लगभग सारी बातें पुस्तपालन और लेखांकन सब सिमिलर होगा, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सारी की सारी चीजें एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर पुस्तपालन का उद्देश्य पूछा, ये आपने लिख दिया ना, सेम टू सेम बातें अगर आप लेखांकन के उद्देश्य में भी लिख दो ना, नंबर नहीं कटने जा रहा है, एकदम नंबर मिल जाएगा। हाँ, लेकिन विशेषताएं मत छाप देना, विशेषता छापोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन उद्देश्य है, महत्व है, गुण है, लाभ है, हानि है, ये सारी की सारी चीजें अगर सिमिलर लिख दोगे तब भी काम हो जाएगा। तो ये भी समझ लो, ये भी इतना फायदा है भाई, ठीक है। तो अभी इसको आप पुस्तपालन के जरिए समझो या लेखांकन के जरिए समझो, बात एक ही है, ठीक है। तो हम लोगों ने पुस्तपालन समझ लिया। अब एक दूसरा शब्द है जिसका नाम है लेखांकन, वो बुक कीपिंग था, ये अकाउंटिंग है। अब ये लेखांकन क्या है इसके बारे में समझो।
तो लेखांकन उसके बाद का हिस्सा है, ठीक है। तो सरल शब्दों में आप समझिए, लेखांकन का आशय वित्तीय स्वभाव के सौदों यानी लेन देनों को क्रमबद्ध रूप में लेखाबद्ध करने, उनका वर्गीकरण करने, सारांश तैयार करने और उनको इस प्रकार प्रस्तुत करने से है जिससे उनका विश्लेषण एवं निर्वचन हो सके। ध्यान से समझना, लेखांकन जो आपने पुस्तकालन में आप पढ़े, पुस्तकालन में केवल लिखना तक था, बाकी कुछ नहीं था। पढ़ा आपने? नहीं। उसमें यही ना पढ़ा कि पुस्तकालन क्या है? पुस्तकालन में व्यापारिक सौदों को क्रमबद्ध रूप से और नियमानुसार सही तरीके से पुस्तकों में लिखना, इतना ही पढ़ा आपने, आगे कुछ नहीं पढ़ा ना। ये क्या कर रहा है? लेखांकन, लेखांकन कर रहा है कि इसको पुस्तकों में लिखना तो है ही, लेखाबद्ध करना तो है ही, लिखना तो है ही, उसके साथ साथ क्या करना? उसके साथ साथ वर्गीकरण करना, उसके साथ साथ सारांश तैयार करना, उसके साथ साथ ऐसा प्रस्तुत करना कि उससे विश्लेषण हो सके और उससे निर्वचन हो सके। यानी सौदों को बस लिख देना तक जो है ना वो पुस्तकालन था, लेकिन पुस्तकालन लिखने के बाद की जितनी प्रक्रिया वो सारे के सारे लेखांकन है। यानी लिखने के बाद उसका वर्गीकरण करना, उसे टुकड़ों में बांटना, छोटा छोटा करना, ठीक है, बात समझे? क्लियर है बात? उसे वर्गीकरण करने के बाद क्या करना? उसका जो है सारांश बनाना। जब छोटा हो जाएगा, वर्गीकरण अलग हो जाए तो उसको सारांश बनाने में आसान हो जाएगा। जैसे देखो, खाता बही तक तो वहां तक आ गया, लेकिन जब तलपट करते हैं तो बहुत छोटा हो जाता है, पूरा का पूरा सौदा एक पेज पे आ जाता है। और तलपट के बाद जब हम लोग व्यापारिक खाता बनाते हैं, लाभ हानि खाता बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, तो वो और जो है सारांश अच्छे तरीके से हो जाता है, उसमें लाभ हानि सब चीज पता चल जाता है। तो ये सारे के सारे काम क्या होता है? इसी के अंदर आते हैं, लेखांकन के अंदर, ठीक है। तो ये सारे के सारे काम लेखांकन करते हैं। और लेखांकन करने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि लेखांकन हम कर लिए, लाभ हानि ये सारी चीजें पता चल गया, तो उसके बाद हम लोग विश्लेषण और निर्वचन करते हैं। विश्लेषण वही कि भैया आगे क्या करना है। पहले देखो, विश्लेषण में क्या होता है? निचोड़ निकलता है कि लाभ हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या कारण है, उसका संबंध हम लोग निकालेंगे सारी चीजों में, ठीक है। एक एक निचोड़ निकालेंगे, किस किस रीजन से लाभ हो रहा है। पूरा बड़ा सा सौदा देखेंगे नहीं, बल्कि उसमें से जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारे सारे छाट छाट के हम लोग जान लेंगे कि किस वजह से लाभ हुआ। तो यही विश्लेषण करना होता है। और निर्वचन क्या होता है? निर्वचन होता है आगे का बारे में सोचना कि आगे हम लोग अपने बिजनेस में कौन कौन सा स्टेप उठाएंगे, क्या चीजें ऐसे करें कि बिजनेस हमारा अच्छा बढ़े, अच्छा चले, ठीक है। तो निर्वचन क्या है? आगे की प्लानिंग। विश्लेषण क्या है? वो जितनी चीजें हैं, पूरा का पूरा लेखांकन, उसमें से महत्वपूर्ण बातें निकालना, निचोड़ करना, यही विश्लेषण, ठीक है। तो ये सारी चीजें करवाने के लिए हमारा लेखांकन महत्वपूर्ण है। और लेखांकन में सारांश का अर्थ जो है ना तलपट बनाने से है, याद रखिएगा। लेखांकन में जो सारांश है वो क्या है? तलपट है, हमने बताया भी, ठीक है। और विश्लेषण और निर्वचन का अर्थ है अंतिम खाता बनाने से। विश्लेषण और निर्वचन क्या है? अंतिम खाता बनाने से, जिसके अंतर्गत व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा और तुलन पत्र, ये सारी की सारी चीजें तैयार होता है, ठीक है। बात क्लियर हो गया? तो ये सारी बातें हमने आपको समझा दिया, ये लेखांकन हो गया। अब इस लेखांकन के बारे में हम लोग जान गए, तो लेखांकन की अपनी कुछ विशेषताएं जान ले। तो विशेषताएं यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया, अब इन्हें एक एक पॉइंटों को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट्स को डिटेल में समझे। सबसे पहला विशेषता क्या है? लेन देनों का अभिलेख करना। विशेषता है लेखांकन में क्या है? लेखांकन में भी लिखना है, ऐसा नहीं कि नहीं लिखना है, लेखांकन में भी लिखना है। तो यहां पर क्या होगा? सबसे पहला क्या होगा? जो भी अभिलेख है, मतलब जो भी हमारे लेन देन है, उन सब चीज को लिखो, अच्छे तरीके से लिख लो, बढ़िया से, ठीक है। फिर इसके बाद लिखने के अलावा क्या होता है? फिर इसके बाद लेन देनों में का जो है मापन करो। उसके बाद लेन देन को जो है मापना है, ठीक है। मापने का मतलब क्या है? लेखा पुस्तकों में केवल उन्हीं लेन देनों को लेखा किया जा सके जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सके और जिनके लिए प्रलेखीय सबूत हो। मापने का अर्थ यह है कि आप किसी भी चीज को लेखांकन में नहीं लिख दोगे। पहली बात, लेखा लिखने के लिए हमारा पहला कंडीशन क्या है? कि वो मौद्रिक होना चाहिए, यानी मुद्रा में मापा जाना चाहिए। जिस चीज को मुद्रा में नहीं माप सकते उसको लिख नहीं सकते। मुद्रा में मापने के साथ साथ क्या होता है? उसका सबूत भी होना चाहिए, यानी उसको आप पढ़ोगे आगे चल के, उसको कहते हैं हम लोग क्या? उसको हम लोग कहते हैं प्रमाणक, वाउचर्स। वाउचर्स बनते तब लिखोगे। तो इन सारी चीजों को भी बनाना हमारा लेखांकन के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? लेन देनों का वर्गीकरण। जब लिख लिया, माप लिया, तो फिर उसके बाद वर्गीकरण कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। वर्गीकरण के बाद क्या है? कि लेन देनों का संक्षिप्तीकरण। फिर लेन देनों का संक्षिप्तीकरण, यानी यहाँ पे सारांश बोल लो, ठीक है। संक्षिप्तीकरण को क्या कह सकते हैं हम लोग? लेन देनों का जो है सारांश हो जाएगा। और जब सारांश निकाल लिए तो उसके बाद उसका विश्लेषण और निर्वचन हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या है? लेन देनों का जो है व्यापारिक लाभ हानि खाता बनाना और आर्थिक चिट्ठा बनाना, यही हमारा क्या है? सारांश की श्रेणी में ये दो चीज आता है, इसलिए इन दोनों को यहाँ पे अलग से बता दिया है। और उसका सारांश जब बन जाएगा तो फिर लास्ट में हमारा क्या? विश्लेषण और निर्वचन हो जाएगा। तो ये सारा का सारा जो आपने डेफिनेशन में पढ़ा ना, वही सारा का सारा चीज है, इसकी विशेषताएं में भी है। पहले लेन देन करना, मुद्रा में मापना, फिर उसका वर्गीकरण करना, फिर उसके बाद क्या करना? वर्गीकरण के बाद सारांश बनाना, सारांश बाद निर्वचन जो है क्या नाम? विश्लेषण और निर्वचन करना। ये सारा का सारा चीज आपको विशेषता में लाइन बाय लाइन ऐसे मिल रहा है, ठीक है। बात क्लियर है? तो ये सारी की सारी चीजें आपको लेखांकन में जो है किया जाता है। अब अगली बात क्या है? जब हम लोग ये सारी बातें कर लेते हैं तो देखो,
हमारे परिभाषा में ये लाइन नहीं लिखा था, ये आपका विशेषता में एक नया बात दिख रहा है क्या। तो जब हम ये सारी चीजें कर लेते हैं तो क्यों करते हैं, क्या कारण है भैया। हम लिखते भी हैं, मुद्रा में मापते भी हैं, वर्गीकरण भी करते हैं, फिर सारांश भी बनाते हैं, फिर निर्वचन और विश्लेषण भी कर लेते हैं, विश्लेषण और निर्वचन भी कर लेते हैं। तो क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं ना, ताकि हम व्यापार को अच्छे तरीके से समझ पाए और व्यापार आगे क्या करना है, कैसे करना है, इस चीज को जान पाए। तो ये जान करके करेंगे क्या, क्योंकि लेखांकन करता है लेखापाल यानी अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट ये सारी चीजें जान के अपने पास तो रखता नहीं है, क्या करता है, उस सूचना को संबंधित लोगों तक पहुंचाता है जो लेखांकन के प्रयोग करता होता है। जैसे मालिक को देगा, मालिक देख लीजिए आप अपने व्यापार की स्थिति को, कितना लाभ दे रहा, कितना हानि दे रहा, क्या वित्तीय स्थिति है। प्रबंधक को देगा, प्रबंधक देखो व्यापार की स्थिति को, तुम अच्छे से प्रबंध करो, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसे करके बहुत से प्रयोग करता होते हैं, उन सब तक सूचनाएं पहुंचाना, इसी को कहते हैं संप्रेषण, वित्तीय सूचनाओं का संप्रेषण, ठीक है। ये अगला हमारा बात हो गया। तो जो भी लेखांकन के रुचि करता है, जो भी लेखांकन में रुचि लेने वाले, इंटरेस्ट लेने वाले लोग हैं, जिनको लेखांकन की आवश्यकता पड़ती है, उन तक सूचनाएं पहुंचाना भी हमारा लेखांकन के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। क्लियर है, चलो भाई यहां तक बातें हो गया। अब हम लोग ने ये दोनों बातें जान लिया, अब हम लोग जाने लेखा कर्म और लेखा शास्त्र ये क्या होता है, इसको समझो। और जब इसको जान लिया ना, तो फिर हम लोग इन तीनों टर्म्स को एक साथ समझेंगे। देखो जैसे ही ये जान लोगे तो हमारे पास 3 टर्म हो गए। पहले हम लोगों ने क्या समझा, सबसे पहले हम लोगों ने पुस्तपालन जाना, ठीक है। पुस्तपालन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बुक कीपिंग, ठीक है, बुक कीपिंग, ये हम लोगों ने जाना, ठीक। दूसरा हम लोग जो है पढ़े क्या, लेखांकन। अभी दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, लेखांकन, जिसे हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग। और तीसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेखा शास्त्र, लेखा शास्त्र जिसको लेखा कर्म भी कहते हैं, लेखा शास्त्र जिसको लेखा कर्म भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अकाउंटेंसी, और यही हम लोग के किताब का नाम भी होता है। किताब का नाम क्या होता है, अकाउंटेंसी, ठीक बात। तो चलो हम लोग ये जानेंगे। अब इन तीनों शब्दों को जैसे ही जानेंगे ना, फिर इन तीनों को अच्छे तरीके से डिटेल से समझाएंगे भाई, किसके अंदर कौन आता है, किसके अंदर क्या होता है, ये सारी बातों को समझोगे। तो सबसे पहले समझो लेखा शास्त्र होता क्या, क्योंकि इसके साथ नाम जुड़ गया वो भी लेखा का, लेखा शास्त्र यानी लेखांकन से रिलेटेड हर चीज इसके अंदर आ गया, समझे, लेखांकन से रिलेटेड सारी चीजें। लेखा कर्म से आशय लेखांकन के सिद्धांत और व्यवहार संबंधी संपूर्ण ढांचे से, हमने बोला संपूर्ण ढांचा, सब कुछ लेखांकन के जो जो सिद्धांत है और उस सिद्धांतों को कैसे प्रयोग करना है, यानी उस सिद्धांतों का प्रयोग करके कैसे लिखना है, क्या करना है, ये सारी की सारी चीजें, ये सब कुछ आपका जिसके अंदर आता था वही हमारा क्या, लेखा शास्त्र। इसीलिए अकाउंटेंसी नाम है, अकाउंटेंसी में हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब अतः यह समस्त लेखांकन प्रणाली का आत्मा है, ठीक है, यही आत्मा है, इसी में सारी चीज समाहित है, इसलिए बोल रहा है। यह उन सिद्धांतों और तकनीकों से संबंधित है जिनका प्रयोग लेखांकन में किया जाता है। यह हमें बताता है कि लेखा पुस्तकें किस प्रकार तैयार की जाए, लेखांकन सूचनाओं का सारांश किस प्रकार तैयार की जाए, और इस सूचनाओं को इसमें हित रखने वाले पक्षकारों को किस प्रकार से संप्रेषित की जाए। यानी ओवरऑल लेखांकन के बारे में सारी चीजें बताना, पुस्तपालन के बारे में सारी चीजें बताना, ये सब हमारा लेखा शास्त्र के श्रेणी में आता है। यानी लेखा शास्त्र वह घर है जिसके अंदर लेखांकन और पुस्तपालन दोनों रह रहे हैं, एक तरह से बोल लो सारा का सारा अकाउंटिंग इसी के अंदर है, यही अकेला है, इसी की छत के नीचे सब है, समझे बात। तो ये हो गया लेखा शास्त्र। अब जानेंगे हम लोग इसको विस्तार से कि आखिर में लेखा शास्त्र और हमारा जो है लेखांकन और हमारा जो है पुस्तपालन, इसको बढ़िया से कैटेगराइज करके समझेंगे कि किसके अंदर कौन आता है, क्या आता है, क्योंकि इसके बारे में अक्सर एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो भाई अब वो समझते हैं हम लोग। पुस्तपालन, लेखांकन और लेखा कर्म को समझने के बाद अब हम लोग जो है अच्छे तरीके से समझेंगे कि आखिर में कौन किसके अंदर आता है, या फिर हम लोग कह लेंगे इनके बीच में क्या संबंध है। पूरा अच्छे तरीके से समझ जाए कि भैया पुस्तपालन जो है उसमें कौन कौन सी चीजें आता है, फिर लेखांकन जो है उसमें क्या क्या चीजें आता है, और फिर पूरा का पूरा जो लेखा कर्म है जिसे हम लोग लेखा शास्त्र भी कहते हैं यानी अकाउंटेंसी, उसके अंदर क्या क्या चीजें किस तरह से आता है। तो उसको समझने के लिए यहां पर एक जो है सिंबॉलिक सर्कल बना करके समझाया गया कि कैसे क्या है। तो देखो जो सबसे छोटा है पूरा का पूरा अकाउंटेंसी में, जो सबसे छोटा पार्ट है वो क्या है, पुस्तपालन का यानी बुक कीपिंग का ये है। और इस बुक कीपिंग से थोड़ा सा बड़ा और उसको अपने अंदर समाहित करते हुए जो है वो क्या है, वो लेखांकन है यानी अकाउंटिंग, ठीक है, ये देख लो ये अकाउंटिंग है। और फिर इन दोनों को अपने अंदर समाहित करते हुए इनसे यानी सबसे बड़ा कौन है, अकाउंटेंसी, जिसे हम लोग पढ़ते हैं अपने एज ए सब्जेक्ट के तौर पर, तो ये सबसे बड़ा है, बात समझे। तो इस प्रकार से हम लोग ये देख रहे हैं क्या कि अपना जो है कौन किसके बाद आता है, कौन किसके बाद आता है। तो ऐसे आप समझ जाओगे पुस्तपालन,
फिर उसके अंदर हमारा जो है उससे बड़ा है लेखांकन और सबसे बड़ा है लेखाशास्त्र। यानी लेखाशास्त्र के अंदर ये सारी की सारी चीजें आती हैं। ठीक बात, ये बात समझ में आ गया। लेकिन अब हमें समझना होगा कि भैया ये तो हमें पता चल गया कौन किसके अंदर आता है, लेकिन पुस्तपालन में कहां तक चीजें आता है, लेखांकन में कहां तक चीजें आता है और लेखा शास्त्र में क्या क्या चीजें आता है, इस चीज को समझने के लिए हमने यहां पर इस चीज को इस तरह भी डिफाइन किया है। देखो जैसे सबसे पहले अगर पुस्तपालन की बात करें तो ये यहां से यहां तक आ रहा है, मतलब इसमें क्या क्या आएगा, इसमें सबसे पहले लेखांकन सूचनाओं की पहचान, यानी जो लेखांकन होंगे, सौदे जो होंगे, सौदों को पहचान लेन करना है और सूचनाओं को पहचान करने के बाद ही ना उसको लिखा जाता है, तो पहचान इसके अंदर आएगा। फिर उसके बाद जो है प्रारंभिक पुस्तकों में जो है सबसे पहले जो लेखा किया जाता है, जिसे हम लोग जर्नल और सहायक बहियों में लेखा करना कहते हैं, ये इसके अंदर आएगा, जो अभी आप लोग जस्ट आगे धीरे धीरे करके सीखते रहेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद खाता बही तैयार करना यानी लेजर बनाना, ये भी पुस्तपालन के अंतर्गत आता है। और फिर इसके बाद जो है लास्ट में हमारा इसी खाता बही के शेषों के आधार पर परीक्षा सूची यानी तलपट बनाना, ये भी हमारा पुस्तपालन के अंतर्गत आता है। ठीक बात, तो पुस्तपालन में टोटल क्या क्या चीजें आ गया, पुस्तपालन में आपका जो है जर्नल आ गया, लेजर आ गया और ट्रायल बैलेंस आ गया, ये सारी की सारी चीजें हमारी पुस्तपालन के अंतर्गत आ गया। अब पुस्तपालन से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हमारा लेखांकन आ जाएगा यानी अकाउंटिंग। ठीक है, तो देखो अकाउंटिंग में देखो कहां से कहां तक है, यहां से लेकर के पूरा का पूरा यहां तक, ये हमारा टोटल क्या है, अकाउंटिंग का पार्ट है। यानी ये तीनों तो उसके अंदर आ ही गए क्योंकि पुस्तपालन लेखांकन के अंदर आता ही है, तो ये तीनों तो उसके अंदर आएगा, प्लस एक्स्ट्रा कुछ चीजें और आएगा। जैसे क्या, जैसे अंतिम खाते या अंतिम वित्तीय विवरण जिसे कहते हैं वो बनाना, जिसमें व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा बनाना होगा। ये सारी चीजें आपको आगे धीरे धीरे सीखना है कि कौन सा चीज कैसे बनेगा, ये सारी की सारी चीजें भी आपका लेखांकन के अंदर आएगा। और इसके साथ साथ जब हम लोग ये बना लेते हैं तो फिर इनका विश्लेषण करने का पार्ट भी हमारा अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो विश्लेषण तक की क्रिया हमारा अकाउंटिंग है। और अगर अकाउंटेंसी की बात करें तो अकाउंटेंसी में सब कुछ आ गया, लेखांकन से रिलेटेड सब कुछ, यानी ये सारी की सारी चीजें तो आई है, प्लस एक्स्ट्रा क्या हो गया कि जो लेखांकन सूचनाएं बना, ये सारी चीजें करने के बाद, लेखांकन करने के बाद, उनका विश्लेषण करने के बाद जो सूचनाएं निकल के आता है, लेखांकन सूचनाएं, उन लेखांकन सूचनाओं को जो है उनका संक्षेपीकरण यानी उनको सारांश बनाना, उनको समझने योग्य बनाना, उनका विश्लेषण, उन सूचनाओं को पढ़ करके पूरा विश्लेषित करके उन निष्कर्ष निकालना। ठीक है, और विश्लेषण करने के बाद उनका निर्वचन यानी आगे क्या क्या चीजें किस प्रकार से किया जाएगा, इस प्रकार की प्लानिंग करना, योजनाएं बनाना, और फिर उनका संप्रेषण यानी जो सूचनाएं आया उनको सब तक पहुंचाना, जो रिलेटेड लोग हैं उन लोगों तक सूचनाएं पहुंचाना, ये सारी की सारी क्रियाएं आपका अकाउंटेंसी की श्रेणी में आता है। यानी अकाउंटेंसी में ओवरऑल सब कुछ आता है। ठीक है, अब आपको यह बात क्लियर हो गया होगा कि पुस्तपालन क्या है, लेखांकन क्या है और लेखाशास्त्र क्या है, लेखाकर्म भी जिसको बोलते हैं, ये तीनों क्या है आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको एकदम क्लियर है कि कौन सबसे बड़ा है। अगर अब आपसे कोई अपने सब्जेक्ट का नाम पूछे तो आप क्या बोलेंगे, अकाउंटेंसी बोलेंगे। अक्सर लोग अकाउंटिंग भी बोल देते हैं, लेकिन अकाउंटिंग अगर बोलेंगे तो केवल यहां तक की बात होगा, लेकिन हम लोग जो है पूरा का पूरा चीज पढ़ते हैं, इसलिए अकाउंटेंसी बोला जाता है। ठीक है, चलो भाई यहां तक बातें समझ में आ गया। अब देखो अगला बात, अब हमारा अगला बात है ये लेखांकन चक्र, अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग स्ट्रक्चर भी बोल लो। अब ये क्या होता है, तो हमारा पूरा का पूरा आपने बचपन में पढ़ा होगा कि एक होता है ना जल चक्र, आपने पढ़ा होगा कि कैसे हमारा जो है पानी जो है कैसे वातावरण में चलता है। ठीक है, बरसात होता है, वो जाता है नदियों से, नदी जो है सूरज खींचता है तो बादल बनता है, बादल फिर टपकता है, बरसता है, इस प्रकार से आपने जल चक्र पढ़ा होगा ना। तो सबका अपना अपना चक्र होता है। इसी तरह हमारा क्या है, लेखांकन चक्र, यानी लेखांकन का कैसे चक्र होता है, तो क्या होगा, सौदे होंगे, सौदों को फिर कहीं लिखा जाएगा, फिर उससे कहीं लिखा जाएगा, फिर उससे कहीं लिखा जाएगा, ऐसे करते हुए फिर सौदे होंगे। तो ये पूरा का पूरा एक चक्रनुमा पूरा स्ट्रक्चर है और सारा चीज लगातार होता रहता है, इसीलिए इसको लेखांकन चक्र कहते हैं। क्या होता है, अगर इसको डेफिनेशन देना हो तो कैसे हम लोग देंगे, तो देखो लेखांकन चक्र से आज से लेखांकन में एक संस्था द्वारा वित्तीय लेन देनों के लिखे जाने के लिए चरणों के अनुक्रम से है। अतः लेखांकन चक्र एक पूर्ण अनुक्रम यानी क्रम भी बोल सकते हैं, सीक्वेंस है, जो लेन देनों को अभिलेखन से प्रारंभ होता है और अंतिम खातों, ठीक है, अंतिम खातों अर्थात वित्तीय विवरण के निर्माण के पश्चात समाप्त होता है। याद रखिएगा हमारा जो लेखांकन है उसकी शुरुआत सौदा होने से नहीं, पहला एंट्री जो होता है वो प्रारंभिक पुस्तकों में होता है यानी जर्नल से उसकी शुरुआत होती है और उसका अंत कहां होता है, लेखांकन का अंतिम खाता जब बन जाता है तो वहां पर उसका अंत हो जाता है। अंतिम खाता बन गया, उसका फिर से हमारी सारी चीजें स्टार्ट हो जाता है, फिर सौदे तो फिर उसको लिखा जाता है। ठीक है, जिसे प्रत्येक वर्ष में दोहराया जाता है। हर साल ये लेखांकन चक्र इस तरह से दोहराया जाता है। अंतिम खाते बंद हुआ, फिर उसका अगले साल से फिर से हमारा सारी चीजें होना स्टार्ट हो जाएगा, तो हर साल दोहराया जाता है। जाहिर है कि लेखांकन चक्र का कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। इस प्रकार हम लोग समझते हैं कि लेखांकन चक्र है ना, उसकी कई अवस्थाएं हैं, हर एक एक अवस्थाओं से ये गुजरता है, जिसमें हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं लेखांकन चक्र के चरण या फिर अवस्थाएं।
कौन कौन से लेखांकन चक्र के चरण हैं या अवस्थाएं? तो देखो लेखांकन चक्र के चरण या अवस्थाओं की बात किया जाए तो देखो सबसे पहले वित्तीय लेन देन होंगे। बिना सौदा के क्या हम लोग लेखांकन करेंगे? हमने बिजनेस ओपन कर लिया और कोई सौदा ही नहीं हो रहा है, कुछ काम ही नहीं हो रहा है, तो क्या हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे? क्या हम लोग लेखांकन करेंगे? नहीं ना। तो पहले सौदा होगा, ठीक है, वित्तीय लेन देन होगा। जब वित्तीय लेन देन होगा तब जाके उसको लिखने का काम होगा, और जब उसको लिखने का काम होगा तो उसे हम लोग सबसे पहले किसमें लिखते हैं? रोजनामचा यानी जर्नल में लिखते हैं, या फिर इन्हीं को हम लोग कहते हैं प्रारंभिक लेखा हम लोग करते हैं। समझ लो क्या कहते हैं हम लोग? प्रारंभिक लेखा, ठीक है। तो प्रारंभिक लेखे की पुस्तक में हम लोग लिखते हैं। अब प्रारंभिक लेखे में हमारी दो चीजें होती हैं। अगर व्यापार छोटा है और ट्रांजैक्शंस कम है, सौदे कम है, तो सारा का सारा लेखांकन हम लोग जर्नल के अंदर कर लेते हैं यानी रोजनामचा में लिख लेते हैं। लेकिन यदि व्यापार बहुत बड़ा हो गया और उसमें सौदों की संख्या हद से ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, तो फिर इस जर्नल की जगह पे जर्नल की सहायक बहियां बनती हैं। क्या बनती है? जर्नल की सहायक बहियां, सब्सिडरी बुक। और ये सहायक बहियां टोटल 8 प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो इन 8 बहियों में उसी सौदों को डायरेक्ट लिखा जाता है, यानी फिर जर्नल की आवश्यकता नहीं पड़ती, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं? ये बना लेते हैं सहायक बहियां। इसमें क्या क्या चीजें बनता है? इसमें बनता है सबसे पहला कैश बुक, फिर बनता है क्रय बही यानी परचेज बुक, फिर बनता है परचेज रिटर्न बुक, फिर बनता है सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स बुक भूल गया क्या? इसमें एक छूट गया, यहां पे विक्रय बही भी होगा, ठीक है, विक्रय बही, ठीक है। तो विक्रय बही यानी ये तीसरा आप बोल लो और ये चौथा बोल लो, ठीक है। विक्रय बही बनेगा, फिर विक्रय वापसी बही बनेगा, ठीक है, फिर यानी सेल्स रिटर्न बुक, फिर प्राप्य बिल पुस्तक बनेगा, एक सेकेंड, चौथा हो गया ना। फिर प्राप्य बिल पुस्तक बनेगा, प्राप्य बिल पुस्तक यानी बीआर बुक, फिर जो है देय बिल पुस्तक बनेगा यानी बिल्स जो है बिल्स पेबल बुक, और फिर उसके बाद मुख्य जर्नल बनेगा यानी हमारा जर्नल प्रॉपर, ठीक है। क्रय क्रय वापसी, विक्रय विक्रय वापसी, यहां पर हो गया ये दूसरा, ये हो गया तीसरा, और यहां पर चौथा हमारा हम लोग क्या कह लेंगे? विक्रय बही, जो हमारा छूट गया, लिखा नहीं है, ठीक है, विक्रय बही। और विक्रय बही के बाद हमारा ये चौथा के बाद ये पांचवा हो जाएगा, ठीक है, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, ये सातवां हो गया, ये आठवां। तो ये मुख्य 8 प्रकार की हमारी बहियां बनती है। कब? जब व्यापार बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये कैसे कैसे क्या? अब देखो यहाँ पे जितनी बातें यहाँ पे हम आपको दिखा रहे ना, ये सारी की सारी चीजें आपको क्लास 11th में पूरा A to Z पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप। देखो जब न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा तो जनरल पढ़ोगे, फिर लेजर पढ़ोगे, और ये जनरल की सहायक बहियां भी पढ़ोगे, फिर लेजर पढ़ोगे, फिर ट्रायल बैलेंस पढ़ना है, फिर उसके बाद अंतिम खाते पढ़ना है। ये सब कुछ आपको पढ़ना है, यही क्लास 11th के सिलेबस में है ना बात। तो आपको जैसे जैसे आप क्लास 11th पढ़ते जाओगे ना, वैसे वैसे ये सारी की सारी चीजें और क्लियर होती जाएगी। अभी थोड़ा रटना पड़ता है, समझने से ज्यादा थोड़ा रटना पड़ता है, क्योंकि इन सब चीजों को प्रैक्टिकली देखे नहीं है, प्रैक्टिकली लगाया नहीं है, इसलिए थोड़ा सा रटना पड़ता है। बस इतना जान लेना। क्या? फिर से जब सौदे होंगे तो उनको सबसे पहले किसमें लिखा जाता है? प्रारंभिक लेखा किया जाता है, किसमें? जर्नल में। जर्नल अगर छोटा व्यापार है तो, अगर बड़ा व्यापार है तो क्या हो जाएगा? जर्नल की सहायक बहियां, जो टोटल 8 प्रकार की हैं। फिर जर्नल के तुरंत बाद इन सबके हेल्प से बनता है फिर खाता बही, ठीक है। खाता बही में लिखा जाता है, नहीं लेजर में लिखा जाता है, ठीक है, उसमें लिखा जाता है, उसको पोस्टिंग करते हैं और फिर उनका बैलेंस निकाला जाता है, शेष निकाला जाता है। फिर इन्हीं शेष की सहायता से हमारा जो बनता है उसे हम लोग कहते हैं तलपट, जिसे परीक्षा सूची भी कहते हैं, ठीक है। फिर तलपट बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है, और जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो इसी के हेल्प से क्या बनता है? इसी के हेल्प से बनता है अंतिम खाते, जिसे वित्तीय विवरण भी कहते हैं, ठीक है, ये बनता है। और इसके अंदर हमारे टोटल 3 चीजें बनती हैं। क्या क्या? पहला बनता है हमारा व्यापारिक खाता, फिर लाभ हानि खाता, ठीक है, और उसके बाद हमारा बनता है आर्थिक चिट्ठा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे टोटल जो है पूरा का पूरा लेखांकन होता है। सौदे से शुरू होता है और पहला एंट्री हमारा जर्नल से स्टार्ट होता है और अंतिम एंट्री हमारा कहां? आर्थिक चिट्ठा में होता है। और इस तरह से पूरा लिखते लिखते हमारा पूरा लेखांकन 1 साल तक चलता रहता है, और फिर अगले साल से फिर से सौदे होंगे और फिर से ये घटनाएं घटेंगी। इसीलिए इसको लेखांकन चक्र कहते हैं, जो बार बार एक दूसरे को दोहराता रहता है, कई स्टेप्स में इस तरह से पूरा होता है। बात क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा पूरा पूरा लेखांकन चक्र हम लोगों ने जाना कि कैसे क्या चलता है, ठीक है। चलो भाई, इसी को थोड़ा सा अच्छे से समझ लो कि रोजनामचा क्या होता है, ठीक है। तो सर्वप्रथम वित्तीय सौदे व्यवहारों को लेखा प्रारंभिक पुस्तकों में तिथिवार किया जाता है। जिन बहियों में प्रारंभिक लेखा किया जाता है उन्हें प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें यानी बहियां कहते हैं, और इस बही पुस्तक में को जो है ना जर्नल भी कहा जाता है, ठीक है। और बड़े व्यवसायों में, देखो बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जर्नल को 8 पुस्तकों में विभाजित किया जाता है। जैसे यहां पर 8 के नाम दे दिया जो हमने बताया। कब? बड़े व्यापार में। जब बड़ा व्यापार होगा तभी तो सौदा होगा ना, तो ज्यादा सौदा होगा, ज्यादा बड़ा व्यापार होगा तो 8 सहायक बहियां फिर बनने लगता है। तो प्रारंभिक लेखे से शुरुआत होता है, फिर उसके बाद खाता बही हो जाता है। खाता बही में क्या होता है? जर्नल की सहायता से सारी चीजें बनता है,
तो देखो, जर्नल में की गई प्रविष्टियों को उससे संबंधित खातों में उचित पक्ष में लिखना वर्गीकरण कहलाता है, और लेन देनों का वर्गीकरण जिस बही में किया जाता है उसे खाता बही कहते हैं। ठीक है, खाता बही में लिखने की क्रिया को खतौनी कहा जाता है, यहां पर जान लो। ठीक है, नेक्स्ट बात देखो, खाता बही बनने के बाद हमारा क्या होता है, तलपट बनता है, जिसे परीक्षा सूची भी कहते हैं। तो लेखांकन के तीसरे चरण में तलपट तैयार किया जाता है। प्रत्येक खाते के शेष के आधार पर तलपट तैयार किया जाता है, और तलपट के डेबिट क्रेडिट पक्षों का योग जो है बराबर होता है। और ये तलपट जानते हैं किस लिए तैयार किया जाता है, तलपट तैयार करके डेबिट क्रेडिट पक्ष का योग अगर बराबर आ जाता है तो हम लोग ये समझते हैं कि हमारा लेखांकन अंक गणितीय रूप से शुद्ध है, यानी ये शुद्धता का प्रमाण है कि आपने जो लेखांकन किया है वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो ये एक जांच करने का भी विषय है, इससे जांच हो जाता है कि आपने लेखा जो है सही किया या गलत किया। ठीक है, तो ये बनता है। और जब तलपट बन जाता है तो फिर जाके हमारा आय विवरण बनता है। अब आय विवरण क्या है, इस आय विवरण में दो चीजें बनता है, एक बनता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट जिसे व्यापारिक खाता कहते हैं, और दूसरा हमारा बनता है पीएल अकाउंट जिसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोल सकते हैं, यानी लाभ हानि खाता कह सकते हैं। ये दो खाता बनता है, इससे पता चलता है कि हमने जो व्यापार किया उसमें लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। तो अंतिम देखो उद्देश्य क्या है लेखांकन करने का, व्यापार करने का, लाभ ही कमाना है ना। तो लेखांकन करके हम लोग क्या चेक करते हैं कि हमारे व्यापार में लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, यही चेक करते हैं ना। तो इसी खाते में हमारा ये काम होता है, इसी विवरण में। ठीक है, तो फिर तलपट की सहायता से व्यापार खाता यानी ट्रेडिंग अकाउंट तथा लाभ हानि खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया जाता है। इन दोनों को आय विवरण या लाभ हानि विवरण भी कहा जाता है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों का समुचित रूप जो है आय विवरण कहलाता है, लेकिन फिलहाल आप जो है इसको इसी तरह से नाम से जानो, व्यापारिक खाता और लाभ हानि खाता। ठीक है, ये तैयार किया जाता है। और एकाकी व्यापार में एवं साझेदारी में व्यवसाय ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट तैयार करते हैं। ठीक है, जबकि कंपनियां स्टेटमेंट ऑफ पीएल तैयार करती हैं। आय विवरण से शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि का ज्ञान होता है। जब हम लोग आय विवरण बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा व्यापार जो है शुद्ध लाभ में यानी लाभ कमा रहा है, या शुद्ध हानि में यानी हानि दिया है, क्या दिया है इसके जरिए पता चल जाता है। और फिर अंततः हम लोग क्या बनाते हैं, आर्थिक चिट्ठा। और आर्थिक चिट्ठा को हम लोग जो है बैलेंस शीट कहते हैं। इसमें हम लोग संपत्ति और दायित्वों को लिखते हैं और इसके जरिए पता चलता है कि हमारे व्यापार की वित्तीय स्थिति कैसी है। ठीक है, तो यही बात है। अंत में आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है जो संस्था की वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करता है। संपत्ति और दायित्वों को आर्थिक चिट्ठा में दिखाए जाते हैं। तो जैसे ही हम लोग ये कंप्लीट कर लेते हैं हमारा वर्ष का समाप्ति हो जाता है, क्योंकि ये सब वर्ष के अंत में बनता है। ये जितना भी है आय विवरण और ये आर्थिक चिट्ठा वर्ष के अंत में बनता है। वर्ष के अंत में पता करते हैं कि लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, वर्ष के अंत में पता करते हैं कि व्यापार की वित्तीय स्थिति कैसी है। जब ये हो जाता है तो फिर अगले साल फिर से सौदे होंगे, अगले साल फिर से सौदों को उसी तरह से लिखोगे, और अंत में अगले साल का जब अंत होगा तो फिर से ये बनाओगे। तो ये क्रिया बार बार चलती रहती है, सारी की सारी चीजें, इसीलिए इसको लेखांकन चक्र कहते हैं। समझ में आ गया बात? चलो नेक्स्ट बात देख लेते हैं। नेक्स्ट है लेखांकन के उद्देश्य। ये लेखांकन क्यों किया जाता है? आपने पुस्तपालन के उद्देश्य देखा है ना। देखो, पुस्तपालन हो, लेखांकन हो, लेखा शास्त्र हो, लेखा कर्म हो, अगर किसी का भी उद्देश्य पूछे, महत्व पूछे, लाभ पूछे, गुण दोष पूछे, आप जो है ना सेम टू सेम पॉइंट लिख दोगे ना, तब भी मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। डबल मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आप एक का ही याद करो, बाकी का आप, लेकिन विशेषताएं याद रखना, अलग अलग याद करना, विशेषताएं सिमिलर मत कर देना। गुण दोष लाभ महत्व यही सब की बातें कर रहे हैं, विशेषताएं अलग अलग याद रखना, विशेषताएं मत कॉपी कर देना। ठीक है, तो देखो कैसे हो जाएगा। यहां पर सबसे पहला अगर हम लोग उद्देश्य की बात करें लेखांकन को, तो व्यवसायिक लेन देनों को नियमित एवं सुव्यवस्थित ढंग से पूर्ण लेखा करना, ये भी था ना। व्यवसायिक सौदों को पूर्ण रूप से लिखना, उसमें भी था ना। तो यहां पर देखो क्या है, लेखांकन का प्रथम जो है उद्देश्य यही है कि सभी व्यवसायिक लेन देनों को पूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से लिखना, और सुव्यवस्थित ढंग से लेखा करने से भूल की संभावना नहीं रहती है और परिणाम शुद्ध प्राप्त होता है। सही तरीके से लिखेंगे तो भूल भी नहीं होगा, और भूल नहीं होगा तो हम लोग के जो रिजल्ट है वो सही से आएंगे। ठीक है, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य क्या है, शुद्ध लाभ और हानि का निर्धारण करना। समझ में आ ही रहा है ना, लेखांकन क्यों करते हैं भाई? पता तो चलना चाहिए कि हम व्यापार करें उसमें शुद्ध है लाभ है या शुद्ध हानि, इसके लिए भी हम लेखांकन करते हैं। अच्छा, एक बात और समझो, पॉइंट्स आप याद करोगे खुद से, लेकिन अंदर की डिटेलिंग आपको याद नहीं करना है, बस समझ लेना है। अब देखो, पढ़ के नहीं समझ में आ रहा क्या बोला है, शुद्ध लाभ शुद्ध हानि का निर्धारण, तो यही लिखेंगे। लेखांकन करने का दूसरा उद्देश्य इसलिए यह है कि हम लोग अपने व्यापार के शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि की गणना करते हैं कि व्यापार पूरे वर्ष चला है तो उस वर्ष के दौरान व्यापार को लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। अपने लैंग्वेज में लिखो, वही उसी से मार्क्स मिलता है, रटने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हम पॉइंट्स भले ही अंदर डिटेल भी कर दे रहे हैं, लेकिन रटने की आवश्यकता नहीं है। आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, केवल उसमें हेडिंग्स लिखो और अंदर की बातें अपने मन में रखो, अपने लैंग्वेज में लिखने का प्रैक्टिस करो, तो आपका पूरा का पूरा मार्क्स अच्छा आएगा। एग्जाम में देखना आप बहुत जबरदस्त तरीके से जो है नंबर लाओगे। ठीक है, दूसरी बात हो गया। तीसरी बात देखो, तीसरी बात है व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का ज्ञान करना। इसके साथ साथ लेखांकन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि हम लोग व्यापार की वित्तीय स्थिति ज्ञान कर लेते हैं। कैसे? बैलेंस शीट बना के, आर्थिक चिट्ठा।
आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं, उसमें संपत्ति और दायित्वों का सही से हिसाब किताब रखते हैं, और संपत्ति और दायित्वों का सही से हिसाब किताब रखने से पता चल जाता है कि व्यापार की क्या वित्तीय स्थिति है, व्यापार बहुत अच्छे पोजीशन में या व्यापार बेकार पोजीशन में। वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के लिए भी हम लोग लेखांकन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट हमारा है आर्थिक निर्णयों के लिए सूचना प्रदान करना। इसके साथ साथ व्यापार से संबंधित जो निर्णय लेना है, भविष्य में व्यापार कैसे चलाना है, किस तरह से लेकर के चलना है, क्या सही है क्या गलत है ना। तो निर्णय लेने के लिए भी हमें आधार चाहिए भाई। कोई भी हमें आगे कोई भी बात सोचना है कि कल ऐसे करना है, परसों ऐसे करना है, आगे चल के ऐसे करना है, तो उसको सोचने के पीछे कुछ ना कुछ बेस तो होगा, कुछ ना कुछ आंकड़े तो होगा, है ना बात। अंधेरा में तीर थोड़ी ना चलाना है, कुछ पता होना चाहिए ना, उसके हिसाब से जब काम करोगे तो सटीक होना चाहिए। तो लेखांकन हमारे क्या करता है, हमारे ऐसी ऐसी सूचनाएं प्रदान करता है जिस सूचनाओं के माध्यम से हम भविष्य की भी निर्णय ले पाते हैं, आर्थिक निर्णय ले पाते हैं, व्यापार को कैसे चलाना है इसके बारे में हम लोग सोच पाते हैं। ठीक बात। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है व्यवसाय हित में रखने वाले पक्षों को सूचनाएं देना। इसके साथ साथ लेखांकन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी लेखांकन के जरिए जो भी व्यापार में पक्ष मतलब व्यापार में हित रखने वाले, व्यापार में जो है जिनका योगदान हो, ठीक है, उन लोगों को व्यापारिक सूचनाएं प्रदान करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लो, जैसे स्वामी को बताता है लाभ हुआ हानि हुआ इसके बारे में, ठीक है। कर्मचारियों को बताता है क्या कंडीशन है ताकि कर्मचारी अपने हिसाब से अपना वेतन और ये सब का मांग कर पाए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है प्रबंधक को बताता है ताकि प्रबंधक अच्छे से प्रबंध कर पाए। लेनदार को बताता है ताकि लेनदार जो है ऋण देने से पहले समझे कि ऋण देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, है ना बात। उधार में माल बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए। विनियोजक को भी सूचना देता है ताकि विनियोजक ये बात सोचे कि इस व्यापार में पैसा लगाने लायक है कि नहीं, ऐसा नहीं ना कि लगा के डूब जाएंगे, है ना बात। तो लेखांकन सूचनाएं भी प्रदान करने का काम करता है जिससे ये सारे के सारे लोग अपना निर्णय ले पाते हैं कि इस व्यापार के साथ क्रिया करना है कि नहीं, लेन देन करना है कि नहीं, इनके साथ जुड़ना है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बात देखो, नेक्स्ट हमारा क्या है, कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना। इसके साथ साथ लेखांकन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जरिए कानूनी आवश्यकताएं पूरा होता है। देखो आज के समय में अगर आप देखो छोटा मोटा व्यापार कर लेते हो तो ज्यादा दिक्कत नहीं, कोई कानूनी हस्तक्षेप नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से व्यापार चलाते रहो। लेकिन जैसे जैसे आपका व्यापार बढ़ेगा तो तरह तरह की चीजें आपको मेंटेन करना पड़ता है। जैसे जीएसटी रिकॉर्ड रखना पड़ेगा ताकि आप बाद में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। दुकान में अपना जो है जीएसटी रिकॉर्ड रखोगे तो जीएसटी का बारे में अगर कोई टैक्स चोरी का इल्जाम लगाएगा तो आप प्रूफ रहेगा आपके पास, देखो मेरे पास है सारी की सारी चीजें, हम इस तरह से ट्रांजेक्शन किए थे, इस तरह से गवर्नमेंट को जीएसटी दिया, है ना बात। तो बहुत से रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो व्यापार को पूरा करना पड़ता है, ठीक है। इसी प्रकार से व्यापार में एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि उसे कानूनी आवश्यकता पड़ती है लेखांकन का। बहुत से जगहों पे बहुत सी चीजों में आपको रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा, आपको व्यापार का प्रूफ करना पड़ेगा कि व्यापार आपका इस प्रकार से ट्रांजेक्शन करना है, आपके व्यापार का स्केल इतना बड़ा है, ठीक है। क्योंकि जैसे व्यापार का स्केल बढ़ता है व्यापार का जो है उसके ऊपर कानून के अलग अलग जो है प्रावधान लगने लगते हैं। छोटा व्यापार होता है, ठीक है, जिसको जो है क्या कर सकते हैं, माइक्रो जो है इंटरप्राइजेस कर सकते हैं। उससे थोड़ा सा बड़ा व्यापार होता है, इसको स्मॉल इंटरप्राइजेस कह सकते हैं। उससे थोड़ा सा व्यापार बड़ा होता है, उसको मीडियम इंटरप्राइजेस कह सकते हैं। उससे बड़ा व्यापार हो गया तो उसको लार्ज इंडस्ट्री कर सकते हैं, लार्ज इंटरप्राइजेस कह सकते हैं। तो इस प्रकार से व्यापार जैसे जैसे बढ़ता है उस पर अलग अलग नियम लगते चलते हैं। और व्यापार बड़ा है कि छोटा है उसको दिखाने के लिए आप जब लेखांकन रखोगे ना, सारी चीज का हिसाब किताब रखोगे ना, तभी ना उस चीज को प्रूफ कर पाओगे, है ना बात। तो इसीलिए लेखांकन इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है ताकि कानूनी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों के लिए भी आप रिटर्न दाखिल करने के लिए भी आपको आधार मिलेगा। आप जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे उसमें भी क्या होगा, उसमें भी इसका आधार है। अगर लेखांकन नहीं किया तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में बड़ा दिक्कत हो जाएगा, लेकिन अगर लेखांकन की हो, मेंटेन है सारी चीजें, तो बड़ा आराम से आप मैच करते हुए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लोगे, है ना बात। तो इसलिए कानूनी बहुत सी आवश्यकताएं जिसमें लेखांकन की आवश्यकता पड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हम लोग लेखांकन की प्रकृति समझते हैं। अब प्रकृति एक प्रकार से समझ लो कि एक विशेषता के तौर पे आप समझ सकते हो, वैसा ही टाइप का चीज है कि लेखांकन की अपनी विशेषता क्या है, लेखांकन की अपनी प्रकृति क्या है, वैसा ही टाइप का आप चीजें समझ सकते हो। तो इसमें देखो सबसे पहला क्या है कि लेखांकन एक कला है। आपने देखा था पुस्तपालन कला एवं विज्ञान दोनों है, वैसे यहाँ पे लेखांकन भी कला एवं विज्ञान दोनों है। कला क्यों है, क्योंकि भैया इसमें सारी की सारी चीजें जो लिखी जाती है उसका एक निश्चित प्रारूप होता है, उस प्रारूप के तहत उसको लिखना है। ऐसे ही नहीं कि आप जिसको मन जहां मन वहां वैसे लिख दो, ऐसा नहीं है। लेखांकन में किसी चीज को लिखने का अपना एक जो है सुव्यवस्थित तरीका है ना बात। उस तरीके से ढंग से हम लोग जो है प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्या है, लेखांकन एक विज्ञान है। विज्ञान क्यों है, क्योंकि इसमें सिद्धांत काम करता है। डेबिट और क्रेडिट, कौन सा खाता होगा कौन सा खाता नहीं होगा, क्या रीजन है,
ठीक है, क्यों ये डेबिट हो रहा है, क्यों ये क्रेडिट हो रहा है, इसके पीछे क्या सिद्धांत काम करता है, नियम काम करता है। और जहां भी नियम एवं सिद्धांत लागू हो गया वो समझ लो वो विज्ञान है। ठीक है, तो लेखांकन में भी ये नियम और सिद्धांत लागू हो जाता है, इसलिए लेखांकन क्या है, विज्ञान है। फिर इसके बाद क्या है, लेखांकन जो है ना एक बौद्धिक विषय, बौद्धिक विषय यानी दिमाग वाला, इंटेलेक्चुअल है ना बात। जो दिमाग वाले लोग हैं वही लेखांकन की बात कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी जो है आया लेखांकन के बारे में अपना ज्ञान देने लगेगा। हर कोई लेखांकन के बारे में ज्ञान नहीं दे सकता है। आप खुद सोचो, आप जब बैठे हो और आप जो है, आप और आपके दोस्त बैठ के जो है जर्नल एंट्री के ऊपर एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, कोई रैंडमली कोई भी व्यक्ति आएगा और आपको ज्ञान दे देगा कि नहीं तुम सही कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो? कोई बता पाएगा? नहीं ना। कौन बता पाएगा? जो उसके बारे में, लेखांकन के बारे में विशेष रूप से ज्ञान रखा हो, है ना बात। तो ये बौद्धिक विषय है, सबके बस की बात नहीं, ये जनरल विषय नहीं है, सामान्य बात नहीं है कि हर कोई जानता है, नहीं, ये वही जानता है जो इसको पढ़ा है, समझा है, जानता है। ठीक है, तो यही बात आप समझना कि ये एक जो है बौद्धिक विषय है। ठीक है, फिर क्या है, लेखांकन एक पेशा है। इसके साथ साथ ये भी जानना कि लेखांकन एक पेशा है, इसीलिए जो लेखापाल होते हैं यानी जिसको अकाउंटेंट कहते हैं, है ना बात, लेखापाल यानी अकाउंटेंट, वो कौन है, वो पेशेवर व्यक्ति में आता है। क्यों पेशा है? क्योंकि पेशा उन सभी चीजों को कहेंगे जिसके लिए विशिष्ट ज्ञान, योग्यता और प्रशिक्षण चाहिए। बात समझिए, किसी भी चीज को ध्यान रखना, किसी भी चीज को पेशा कहने के लिए, हर चीज को पेशा नहीं कह सकते, किसी भी चीज को पेशा करने के लिए तीन चीजें चाहिए। क्या क्या? तीन चीजें चाहिए। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला विशेष ज्ञान। ठीक है, सबसे पहला क्या है, विशेष ज्ञान, यानी उस चीज के ऊपर जो है स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए। दूसरा क्या है, योग्यता। ठीक है, योग्यता तो मान लो कि अपने आप आ ही जाता है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, प्रशिक्षण। ठीक है, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण के जरिए योग्यता आ जाता है। तो हमारा ये तीन चीजें होगा ना तभी कोई चीज पेशा कहलाएगा, उसमें भी खासकर ये दो चीजें होगा तब, विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण। अगर विशेष ज्ञान है तब होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और प्रशिक्षण होना चाहिए। तो कभी भी अकाउंटेंट बनना है ना तो ऐसे ही नहीं बनोगे। अकाउंटेंट के लिए आपको अकाउंट्स की पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा, अकाउंट्स की पढ़ाई यानी विशेष ज्ञान हो गया ना, और प्रशिक्षण भी लेना पड़ेगा, यानी किसी ना किसी अकाउंटेंट के पास जाके आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, और ट्रेनिंग लेने के बाद जब आप सीख लेते हो तब जाके आप अकाउंटेंट की भूमिका में आते हो। बात समझे? ऐसे नहीं कि कोई भी जो है अकाउंटेंट बन जाएगा, नहीं। तो इसीलिए लेखांकन जो है ना वो एक पेशा है, इसके लिए विशेष ज्ञान चाहिए और साथ ही साथ एक प्रशिक्षण चाहिए। अब जैसे सीए की बात कर लो, तो सीए कैसे बनता है इंसान? सीए की अपनी स्पेशलाइज्ड पूरी पढ़ाई है ना बात, वो पूरी पढ़ाई करने के बाद उसके बाद उसमें जो है ट्रेनिंग भी होता है। ठीक है, वो जब ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे और फिर जाके जब सीए फाइनल करोगे तब जाके आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि आप प्रैक्टिस कर पाओगे। समझ रहे हो बात? तो वहां पर क्या है, वहां पर विशेष ज्ञान भी है, प्रशिक्षण भी, ये दोनों जब होता है किसी भी जगह पे तो समझ लो वो पेशा है। ठीक है, तो लेखांकन भी क्या है, एक पेशा का काम है, पेशा है। ठीक बात। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्या, लेखांकन एक सामाजिक शक्ति है। लेखांकन जो है ना सामाजिक शक्ति है। कैसे सामाजिक शक्ति है? समाज में इसका क्या महत्वपूर्ण रोल है भाई? आज का समय जो है, आधुनिक युग जो है व्यापार का युग है, और जहां व्यापार है वहां लेखांकन है ना बात। यानी लेखांकन पूर्ण रूप से आपके समाज में एकदम घुल मिल गया है ना बात। इसको कैसे बताया, तो देखो प्राचीन काल में लेखांकन जो है ना अपने स्वामियों के प्रति उत्तरदायी था, परंतु वर्तमान युग में लेखांकन संपूर्ण समाज के लिए भी उतना ही उत्तरदायी माना जाने लगा है जितना वो स्वामियों के प्रति उत्तरदायी है। ये आप लोग को लगता है कि लेखांकन का मतलब मेन काम है कि अपने स्वामी को जो है सही से हिसाब किताब दे दो, बात खत्म। नहीं, आज के समय में लेखांकन का पूरा उत्तरदायित्व स्वामी के प्रति है ही, कि सही शुद्ध लाभ शुद्ध हानि ये सब निकाल के दिखाया, सही से व्यापार का पूरे की पूरी चीज बताया, लेकिन साथ ही साथ समाज के लिए भी है। क्यों? तो देखो आज जनहित की समस्याओं को सुलझाने के लिए लेखांकन की सूचनाओं का प्रयोग में लाया जाता है, जैसे मूल्य निर्धारण, मूल्य नियंत्रण, करारोपण, ये सारी की सारी चीजें पूरे समाज पे इफेक्ट डालता है। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है, समाज को फर्क पड़ता है कि नहीं? किसी भी प्रोडक्ट का जो है क्वालिटी खराब होता है, समाज पे फर्क पड़ता है कि नहीं? है ना बात। और ये क्वालिटी कंट्रोल हुआ या फिर जो है प्राइस का जो है कंट्रोल हुआ, ये सब कुछ है जो है, ये सब चीज किस पे निर्भर करता है? जब अकाउंटिंग किए रहोगे, लेखांकन किए रहोगे, तो उसी से जो सूचनाएं बनेगा ना, उन्हीं सूचनाओं के आधार पर नहीं ये सारी की सारी चीजें तय होगा, है कि नहीं बात। तो इसीलिए क्या है, हमारा आज के समय में लेखांकन क्या है, ये समाज के लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट हो गया जैसे स्वामी के लिए था। ठीक है, यानी इस लेखांकन एक सामाजिक शक्ति के रूप में भी काम कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा जो है लेखांकन एक सेवा कार्य। लेखांकन एक सेवा है, और पेशेवर जितना भी चीजें होता है उसमें सारी चीजों में सेवा ही किया जाता है। तो लेखांकन का काम क्या है, सेवा देने वाला काम है। ठीक है, लिख करके सेवा देते हैं। ठीक है, जैसे लेखांकन एक सेवा कार्य है, इसका उद्देश्य व्यवसायिक क्रियाओं के संबंध में परिणामात्मक, ठीक है, परिमाणात्मक वित्तीय सूचनाएं प्रदान करना है, या उन लोगों को लेखांकन सूचनाएं उपलब्ध कराता है जो इसके आधार पर महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं। ठीक है,
तो जैसे सेवा देते हैं ना कि हम इसके सेवादार हैं तो उसके लिए सेवा करेंगे, उसके सेवादार है तो उसके लिए सेवा करेंगे, उसी तरह लेखांकन क्या है, लेखांकन भी एक सेवा का काम है। लेखापाल क्या करता है, उन सभी लोगों को जो है सूचनाएं प्रदान करता है जिनको उसकी जरूरत पड़ता है, तो उन सबको अपनी सेवा दे रहा है। ठीक है, बात क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हम लोग लेखांकन के कार्य जानेंगे। एक्चुअल में जितनी बातें पढ़ रहे हैं ये सारी की सारी चीजें लेखांकन से जुड़ी हुई चीजें, और सुनने में समझने में लगभग सिमिलर टाइप की चीजें होती है, बस हेडिंग्स अलग अलग है। इसीलिए एक बार इस चैप्टर को पढ़ोगे ना और एक बार रिवाइज कर लेंगे, 2 बार बस करना है, एक बार पढ़ लो एकदम अच्छे तरीके से, दूसरी बार रिवाइज कर लीजिए, देखिए सारी बातें आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, एकदम आराम से। बड़ा आसान चैप्टर है, थ्योरेटिकल पार्ट है, बस एक बार समझ लो और एक बार क्या करो, एक बार जो है दूसरी बार जो है रिवाइज कर लो, और हेडिंग्स अगर याद हो गया तो फिर अपने मन से आप उसके अंदर सारी बातें लिख सकते हो। तो लेखांकन के कार्यों को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कितने, एक लेखात्मक कार्य हो गया, एक व्याख्यात्मक कार्य हो गया, एक संप्रेषणात्मक कार्य होगा, एक वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना हो गया, एक व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा करना हो गया, और एक निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना हो गया। ये लेखांकन मुख्य कार्य है। अलग अलग किताबों में अलग अलग हेडिंग्स होती है। ठीक है, तो आप जिस भी किताब से पढ़ते हो उस किताब से हेडिंग्स देख लो, लेकिन मिलेगा इसी टाइप की हेडिंग्स मिलेगा, अंदर की बातें ऐसी ही रहेगी, है ना बात। आराम से आप देखो समझो, आप जिस भी किताब से पढ़ते हो, हम ये नहीं कहते कि आप अपनी किताब को भूल जाओ, जो हम पढ़ा रहे हैं उतना ही नहीं, सारे किताब में अच्छी बातें हैं, है ना बात। हम जब यहाँ पे ले आते हैं तो बहुत से किताब को निचोड़ लेकर के सबसे बेस्ट लेकर के आते हैं, बस यही अंतर है। ठीक है, लेकिन आप जिस किताब से पढ़ते हो, आपके स्कूल में जो किताब चलता है आप उससे पढ़ो, पॉइंट्स यहाँ पे समझे रहो, अपने किताब से भी वो सारी की सारी चीजों को पढ़ो, देखो बहुत हद तक मैच करेगा और आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक, तो चलो लेखांकन के कार्यों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला काम है क्या, लेखात्मक कार्य। लेखात्मक कार्य क्या है, लेखांकन का सबसे पहला काम तो यही ना कि वो लेखा करे, जो भी सौदे एवं घटना है उनको लिखे, मेन तो उसका काम यही है ना। ये नहीं करेगा तो लेखांकन मतलब ही खत्म हो जाएगा। तो पहला तो काम यही है, इसीलिए इसको लेखात्मक कार्य कहते हैं। लेखांकन का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत कार्य है। इस कार्य के अंतर्गत व्यवसाय की प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में लिखना, ठीक है, में क्रमबद्ध लेखे करना, उनका उपयोग खातों में वर्गीकृत करना और उनसे खाते तैयार करना, तलपट बनाना, और उसके बाद ये सारे कार्य इसमें शामिल होते हैं। इनके आधार पर वित्तीय विवरण, ठीक है, जैसे लाभ हानि खाता और आय विवरण यानी आर्थिक चिट्ठे तैयार किए जाते हैं। तो पहला काम लेखात्मक कार्य यही है कि लेखांकन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि भाई लिखो, सौदे एवं घटनाओं को लिखो और सारी चीजों में अच्छे तरीके से लिखो, यानी जनरल बनाओ, उसमें लेजर बनाओ, उसका ट्रायल बैलेंस बनाओ, उसका अंतिम खाते बनाओ। ये सारी चीजें करना लेखांकन का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत कार्य है। बिना इसके लेखांकन की कोई मतलब ही नहीं है, शुरू तो यही है। दूसरा हमारा कार्य क्या बोला लेखांकन का, कि व्यवसायिक क्रिया के परिणामों को सूक्ष्म बनाना। ठीक है, व्यवसायिक क्रिया के परिणामों को सूक्ष्म बनाना, ठीक है, व्याख्यात्मक कार्य। चलो वहां वाले हेडिंग्स में ना सेकंड वाले ये पॉइंट नहीं दिया था, तो समझो क्या है, व्यवसायिक परिणामों को सूक्ष्म रूप से प्रस्तुत करना लेखांकन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ये सेकंड कार्य वहां पे छूटा था, जो हमने लाइन बाय लाइन लिखा था उसमें ये पॉइंट नहीं था, तो इसको भी समझ लेना। ठीक है, एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है। जैसे क्या, जैसे सूक्ष्म बनाना मतलब तलपट बनाने से सूक्ष्म होना स्टार्ट होता है, फिर लाभ हानि खाता, आय विवरण बनाते हैं, फिर आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं, रोकड़ प्रवाह विवरण बनाते हैं। ये सारी की सारी चीजें बना करके हम लोग लेखांकन को सूक्ष्म करते हैं। जैसे जर्नल करोगे बहुत बड़ा होता है, लेजर बनाओगे वो भी बड़ा होता है, लेकिन जैसे ही तलपट में आता है चीजें छोटी हो जाती है। ठीक है, चीजें छोटी होने लगती हैं, तो तलपट से चीजें छोटी हो गई, फिर उसके बाद लाभ हानि खाता जो होता है उससे तो एकदम चीजें छोटी होकर के सीधे लाभ हानि आपको मिल जाता है, और उसके बाद जो है हमारा आर्थिक चिट्ठा बनता है वो और छोटा होता है, व्यापार की वित्तीय स्थिति बताया जाता है। तो ये सूक्ष्म बनाने का काम भी लेखांकन का है। फिर सूक्ष्म बनाने के बाद क्या होता है, उसका व्याख्यात्मक कार्य। अब लेखांकन किए हैं तो उसकी व्याख्या भी तो होनी चाहिए, उससे निकलनी भी तो चाहिए, मतलब कि वो क्या है क्या नहीं है, तो व्याख्यात्मक कार्य भी इसके अंतर्गत आता है। तो इस कार्य के अंतर्गत लेखांकन सूचनाओं में हित रखने वाले पक्षों के लिए वित्तीय विवरण का रिपोर्ट जो है ना, वो विश्लेषण एवं व्याख्या शामिल है। जो लेखांकन किए और जो उससे वित्तीय विवरण बन करके आया, उस वित्तीय विवरण का जो रिपोर्ट बना, उन सब चीजों को जो भी सूचना लेने वाले लोग हैं उनके सामने उसकी व्याख्या करना, कि लाभ है, इतना है, क्यों है, कैसे है, क्या है। ठीक है, आपका जो है आर्थिक चिट्ठा में इतनी संपत्तियां हैं, कैसे आई हैं, क्या है, इन सारी चीजों को व्याख्यात्मक करना, यही व्याख्यात्मक कार्य है, यानी सूचनाएं प्रदान करना एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तृतीय पक्ष एवं प्रबंधकों को दृष्टि से लेखांकन का यह कार्य बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह काम इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये जब व्याख्या हो जाता है ना, तभी जाके बाद में वो लोग निर्णय ले पाते हैं। जैसे प्रबंधक अपना निर्णय ले पाएगा, इन्वेस्टर अपना निर्णय ले पाएगा, लेनदार अपना निर्णय ले पाएगा, तो ये व्याख्यात्मक कार्य उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, संप्रेषणात्मक कार्य। अब वही सूचनाओं को संप्रेषित करना, दूसरे तक पहुंचाना। लेखांकन का एक और नाम है, जानते हैं क्या, लेखांकन मतलब एक लाइन यूज होता है कि लेखांकन व्यापार की भाषा है। ठीक है, और भाषा क्या करता है, भाषा है भावनाओं का आदान प्रदान करने का साधन है ना। लेखांकन भी व्यापार की भाषा है, तो व्यापार में जो भी चीजें हो रही है उस चीजों को दूसरों तक पहुंचाना पड़ेगा।
जो बातें आपने व्यापार में लिखा है, जो बातें आपने व्यापार से समझा है, वो बातें दूसरों तक जानी चाहिए। तो यही जो जाने का जो कार्य है वो संप्रेषणात्मक कार्य है। ठीक है, तो लेखांकन और व्यवसाय की भाषा कहा जाता है जिस प्रकार भाषा का मुख्य उद्देश्य संप्रेषण के साधन के रूप में करना होता है, उसी तरह, क्योंकि विचारों की अभिव्यक्ति भाषा ही करती है, ठीक उसी प्रकार लेखांकन व्यवसाय की वित्तीय स्थिति एवं अन्य सूचनाएं जैसे शुद्ध लाभ, संपत्ति दायित्व आदि उन सभी पक्षकारों को प्रदान करता है जिनके लिए यह आवश्यक है। तो ये क्या करता है, संप्रेषणात्मक कार्य में लेखांकन का यह भी कार्य है कि जो भी सूचनाएं बना वो सब तक पहुंचे। ठीक है, ये कार्य हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। लेखांकन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वैधानिक आवश्यकता की पूर्ति होता है। आपने उद्देश्य में भी ये बात पढ़ा था, है ना बात, क्या उद्देश्य क्या है, तो विभिन्न कानूनों को और विधानों को जैसे कंपनी अधिनियम, आयकर अधिनियम, बिक्री कर अधिनियम आदि द्वारा विभिन्न प्रकार के विवरणों को जमा करने पर बल दिया जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे विवरण बनना चाहिए और जमा होना चाहिए। तो जैसे जैसे वार्षिक खाते, आयकर रिटर्न, बिक्री कर रिटर्न, ठीक है, आदि ये तभी जमा किए जा सकते हैं यदि लेखांकन ठीक से किया जाए। जब तक लेखांकन ठीक से नहीं करोगे आप ये सारी की सारी चीजें नहीं कर पाओगे, ना ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाओगे, ना ही एनुअल रिपोर्ट्स बना पाओगे, ना ही जो है सेल्स टैक्स रिटर्न जो है फाइल कर पाओगे। ये सारी की सारी चीजें तभी हो पाएगा जब लेखांकन अच्छे तरीके से हो। तो लेखांकन अच्छे तरीके से करने का एक ये भी कारण है कि हमारा क्या होता है, हमारा जो है वैधानिक आवश्यकता की पूर्ति हो। तो ये भी लेखांकन का कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा करना। भैया सही तरीके से संपत्तियों को लिखे रहोगे तो उसकी रक्षा भी होती है ना बात। लेखांकन का एक जो है महत्वपूर्ण कार्य व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा करना है। यह तभी संभव है जब विभिन्न संपत्तियों का उचित लेखा रखा जाए। जब सारी की सारी संपत्तियों को उचित तरीके से लिखे रहोगे तो संपत्ति की रक्षा भी होगी ना। किसी चीज का हिसाब किताब रखोगे तो उसमें चोरी गबन ये सब होने में खतरा रहेगा। कोई करेगा तो पकड़ा जाएगा कि भैया यहां से इतनी चीजें गायब है। लेकिन अगर रिकॉर्ड्स नहीं रहेगा, कोई चीज गायब भी हो जाएगा तो पता कैसे चलेगा, नहीं चल पाएगा। तो संपत्तियों की रक्षा करना भी क्या है, लेखांकन का एक कार्य के रूप में माना जाता है। ठीक है, यहां तक बातें हो गया। चलो नेक्स्ट हमारा क्या है, निर्णय लेने में सहायता करना। ठीक है, निर्णय लेने में भी सहायता करना इसका एक कार्य है। जैसे क्या, लेखांकन महत्वपूर्ण आंकड़ों के आधार पर जो है ना उपलब्ध कराता है जिसके आधार पर निर्णय लिया जाता है। कैसे कैसे निर्णय लिया जाता है, यहाँ पे बहुत से बात बोला है। जैसे हाथ में रोकड़ कितनी है, हाथ में हमारे पास रोकड़ कितनी है, हस्तस्थ रोकड़ मतलब हाथ में रोकड़, हाथ में कैश कितना है। ठीक है, फिर उसके बाद बैंक से इसकी स्थिति क्या है, फिर उसके बाद सामग्री यानी स्टॉक इसकी स्थिति क्या है, फिर इसके बाद ग्राहकों के पास कितना बकाया है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको जो है लेखांकन से इन सब के आंसर मिल जाएंगे। और जब इन सब के आंसर्स मिल जाएंगे तो उसी के आधार पे आप क्या कर पाओगे, निर्णय ले पाओगे। जैसे हाथ में कैश कितना है, अगर कम पड़ रहा है तो और कैश की व्यवस्था करो। बैंक बैलेंस कितना है, कम पड़ रहा है तो और की व्यवस्था करोगे। सामग्री यानी स्टॉक आपके पास कितना है, कम पड़ रहा है तो और व्यवस्था करोगे। ज्यादा पड़ रहा है तो रुके रहोगे, है ना बात। फिर उसके बाद ग्राहकों के पास कितना बकाया है, ग्राहक से हमें कितना पैसा लेना है, तो उस हिसाब से आप मांगोगे। तो ये जो भी निर्णय लेने की बात है ये भी लेखांकन के जरिए हो पाएगा। अगर लेखांकन सही तरीके से सब रिकॉर्ड्स है तभी तो निर्णय ले पाओगे। अगर लेखांकन सही नहीं है, रिकॉर्ड सही नहीं है, तो आप निर्णय कहां से ले पाओगे। ठीक है, तो ये लेखांकन का निर्णय भी हो गया। चलो भाई नेक्स्ट बात, अब अगला लेखांकन के लाभ हम लोग देख लेते हैं। लेखांकन के अब लाभ देखते हैं, लेखांकन कर रहे हैं तो उसके क्या अपने लाभ है। ठीक है, तो चलो लाभ की बात करते हैं। तो लेखांकन के अपने हम लोग लाभ अगर देखा जाए तो कितना कैसा किस प्रकार का लाभ है, तो बढ़िया से देखते हैं एक एक चीजों को। यहाँ पे पॉइंट वाइज सारी बातें दिया है, सब पॉइंट्स के आगे डिटेल्स भी है। ठीक है, जैसे क्या क्या दिया है देखो। सबसे पहला स्मरण शक्ति के अभाव की पूर्ति करता है। अब पढ़ते जाओ दिमाग में आता जाएगा कि इसके अंदर क्या लिखा जाए। अगर आपको शब्दों को बनाने आएगा, अगर पॉइंट समझे और पॉइंट्स पे एक्सप्लेन करने आएगा, तो जैसे जैसे पढ़ो और दिमाग में सोचो एक्सप्लेन कर लोगे कि नहीं। ठीक है, पहला लाभ बोल रहा है, पहला स्मरण शक्ति यानी याददाश्त की बात कर रहा है। ठीक है, के अभाव की पूर्ति। ठीक है, दूसरा क्या है, व्यवसाय से संबंधित सूचनाएं का ज्ञान होना। समझ में आ रहा है ना, व्यवसाय का व्यापार का उचित मूल्यांकन, न्यायालय में साक्ष्य के रूप में, कर निर्धारण में सहायक, ऋण लेने में सहायक, तुलनात्मक अध्ययन में सहायता प्रदान करता है, प्रबंधन एवं निर्णय में सहायता प्रदान करता है। आ रहे ना सारे पॉइंट्स एकदम वैसे ही जैसे हम लोग पढ़े हैं, वैसे टाइप के पॉइंट्स मिलते रहेंगे। नेक्स्ट देखो, आज के युग में लेखांकन या लेखा कर्म के महत्व काफी बढ़ गया है। इस शास्त्र का ज्ञान ना होने से सिर्फ व्यापारी ही लाभान्वित होते हैं, वरन सरकार एवं अन्य पक्ष को भी लाभ पहुंचता है। ठीक है, इस शास्त्र की वजह से सबको फायदा होता है भाई, केवल व्यापारी ही नहीं कि व्यापार के आप लेखांकन करो तो व्यापार को बस फायदा, व्यापारी को बस फायदा नहीं, सबको फायदा होता है। समाज को फायदा होता है, सरकार को फायदा होता है, कानून को फायदा होता है, सबको फायदा होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग लेखांकन के लाभ को इन सारे वर्गों में बांटे गए सारे पॉइंट्स में। जैसे सबसे पहला स्मरण शक्ति के अभाव में पूर्ति। पहले के समय में हमने आपको इतिहास बताया ना कि पहले के समय में सौदे कम होते थे तो लोग याद कर लेते थे,
लेकिन जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, चीजें बढ़ती गई, तो लोगों की याददाश्त जो है उसको याद करने में कठिन होने लगा, इसलिए लोगों ने लिखना स्टार्ट किया। तो लेखांकन का पहला काम यही है कि आपकी स्मरण शक्ति का ये अभाव को पूरा करता है। भैया मत याद करो, क्यों दिमाग पे लोड दे रहे हो, लिख दो, लिखे रहोगे आपके पास रहेगा, याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला स्मरण शक्ति के रूप में ये काम करता है। दूसरा क्या है, व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं का ज्ञान होना। इसके साथ साथ दूसरा इसका काम यह भी है, इसका लाभ यह है कि व्यापार से संबंधित जितने भी संपूर्ण महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो सब कुछ का ज्ञान आपको इसके जरिए मिल जाता है। जैसे जैसे बहुत सी चीजें, यहाँ पे कुछ पॉइंट बोला है, जैसे लाभ हानि कितना है ये पता चल जाता है, संपत्ति दायित्व कितना है ये पता चल जाता है, कितना रुपए लेना है और कितना रुपए देना है किसी को ये पता चल जाता है, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति कैसी है ये पता चल जाता है, सब कुछ पता चल जाता है। व्यापार के बारे में जो जो चीजें जानना है आप लेखांकन से पता कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट व्यापार का उचित मूल्यांकन। देखो कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग चल रहा है व्यापार, चल रहा है व्यापार, चल रहा है व्यापार, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जिस समय हमें व्यापार को बेचना पड़ जाता है। मान लो हमारा ऐसा कंडीशन, हम व्यापार चला नहीं सकते, या फिर कोई हमारे पास आया एकदम मुंह मांगी कीमत दे रहा है कि भैया इतना रुपए दो, अपना व्यापार हमको बेच दो, तो व्यापार बेचने की भी कभी ना कभी कंडीशन बन जाती है। अब व्यापार बेचने की जब कंडीशन बनती है तो हमें पता होना चाहिए ना कि हम इस व्यापार को कितने में बेचें, इसका मूल्य क्या होना चाहिए। तो ये भी तभी मुमकिन है, सही मूल्यांकन करना तभी मुमकिन है जब आप सही तरीके से उसका लेखांकन करे रहोगे, क्योंकि किसी भी व्यापार की मूल्य उसकी संपत्तियों पर निर्भर करता है। आप जितना ज्यादा अपने व्यापार में आपकी संपत्ति है और जितना कम आपके व्यापार का दायित्व है, उतना ही ज्यादा आपके व्यापार का मूल्य ज्यादा रहेगा। लेकिन इसी का अगर उल्टा हो जाए कि संपत्ति कम हो गया, दायित्व बहुत ज्यादा हो गया, तो आपके व्यापार का मूल्य बड़ा कम हो जाएगा। तो व्यापार के मूल्यांकन के लिए भी आपके लेखांकन आवश्यकता है। अगर लेखांकन करोगे तभी जाके इस चीज का मूल्यांकन कर पाओगे, संपत्ति दायित्व के बारे में पता रहेगा तभी जाके आप मूल्यांकन कर पाओगे, वरना आपका व्यापार का मूल्यांकन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या, न्यायालय में साक्ष्य के रूप में। इसके साथ साथ जब लेखांकन किए रहोगे तो बाद में कभी वाद विवाद होता है, कहीं कोर्ट कचहरी होता है, तो आप इसको सबूत के तौर पे भी दिखा सकते हो कि हाँ देखो भाई हमने इस चीज को लिखा था, ये सामने वाला व्यक्ति गलत बोल रहा है। ठीक है, तो साक्ष्य के रूप में भी आप इसको प्रमाणित कर सकते हो कि लेखांकन अगर रहेगा तो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा कर निर्धारण में सहायक। इसके साथ साथ कर निर्धारण में भी आपका लेखांकन सहायक रहेगा। आप जिस प्रकार से माल बेच रहे हो उस प्रकार से बिक्री कर दोगे, आप जिस प्रकार से इनकम कमा रहे हो उस प्रकार से आय टैक्स, इनकम टैक्स दोगे, तो ये लेखांकन रहेगा तभी जाके आप कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा ऋण लेने में सहायक होना। अब देखो कोई भी व्यक्ति किसी को ऋण कब देगा, ऐसे ही नहीं ना आप रैंडमली किसी को भी ऋण दे दोगे। हाँ आपके दोस्त मांगते होंगे तो आप बिना सोचे समझे उसको ऋण दे देते होगे, लेकिन जब कोई बाहरी व्यक्ति ऐसे ही कोई और मांगे जिससे आपकी दोस्ती कम है या जिसको आप बस नाम से जानते हो, उसको वो आपसे ऋण मांगे तो आप दोगे नहीं ना, या देने से पहले कुछ उसके बारे में जो है तहकीकात करोगे ना। क्या किसी भी व्यक्ति को अगर ऋण देना होता है, हम एक आम नॉर्मल बात बता रहे हैं, अगर कोई संस्था भी देता है तो वही उसका भी आधार होता है। किसी को भी ऋण देने से पहले हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात जानते हो क्या सोचते हैं, सुरक्षा, कि जिसको ऋण दे रहे हैं उससे पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है कि नहीं बात। तो कोई भी संस्था भी ऋण देता है तो ये बात सोचता है कि भाई जिस व्यक्ति को ऋण दे रहे हैं उससे पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और कोई व्यक्ति पैसा कब दे पाएगा, जब उसके पास संपत्तियां हो, है ना बात, जब उसके पास संपत्तियां हो, जब उसके पास रेगुलर इनकम हो, उसका आय कमा रहा है, तभी वो ऋण का चुका पाएगा, वरना ऐसे ही कोई नहीं चुका पाएगा, है ना बात। तो इसीलिए जब भी ऋण दिया जाता है तो क्या होता है, वित्तीय स्थिति की जानकारी ली जाती है कि संपत्ति कितना है, दायित्व कितना है, दोनों का डिफरेंस है, वो पैसा चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा। तो जब वित्तीय स्थिति जानकारी ले लिया जाता है तब जाके ऋण देने का डिसीजन लिया जाता है। तो इसी तरह ऋण लेने में भी हम लोग क्या करते हैं, अपना वित्तीय स्थिति दिखाते हैं ऋण देने वाली संस्थाओं को, वो संस्थाएं देखती हैं, पढ़ती हैं, समझती हैं और फिर हमारा ऋण जो है देने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, तो ऋण लेने के लिए भी हमारा आवश्यक है। फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद जो है तुलनात्मक अध्ययन में सहायता प्रदान करता है। इसी तरह लेखांकन का लाभ यह भी है कि लेखांकन जो है तुलनात्मक अध्ययन में भी सहायता प्रदान करता है। हमने अपना लेखांकन पूरा कर लिया अच्छे तरीके से, अब अपने लेखांकन का हम दूसरे व्यापार के लेखांकन से तुलना करेंगे। अगर उसमें हमारे से बहुत ज्यादा लाभ दिख रहा है, उसकी वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है, तो रीजन देखेंगे क्या कारण है, क्या कमी है, मेरा क्यों रह गया पीछे, है ना बात। तुलना करने में भी काम देगा। या फिर अपने ही व्यापार के कई वर्षों के रिकॉर्ड्स की तुलना कर लेंगे, पता चलेगा कि पहले से बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, पहले से घट रहा है तो क्यों घट रहा है, व्यापार के ट्रेंड के पीछे का कारण भी जान लेंगे। तो तुलनात्मक अध्ययन करने में भी लेखांकन सहायता देता है। ठीक है, लाभ देता है। नेक्स्ट हमारा क्या, प्रबंधन एवं निर्णय में सहायता प्रदान करना। समझ में आ ही रहा है, प्रबंध करना है, निर्णय लेना है किसी भी चीज का, तो उसके लिए भी लेखांकन ही सहायता प्रदान करेगा। लेखांकन को देखेंगे, चीजें अच्छी बुरी समझेंगे उसमें से, और उसके हिसाब से फिर निर्णय ले पाएंगे अपने व्यापार को चलाने के लिए। फिर इसके बाद हम लोग अब देखते हैं लेखांकन की सीमाएं। अब जैसे सीमाएं की बात हो गया तो याद रखना इसमें निगेटिव पॉइंट बोलेंगे। अभी तक जितनी बातें थी उन सब में हम लोग पॉजिटिव बातें केवल बात किया, क्योंकि लाभ हो, उद्देश्य हो,
प्रकृति हो, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें इसमें हम लोग पॉजिटिव बातों को ही देखें। लेकिन अब जो हम लोग बात करेंगे वो सीमाएं, सीमाएं क्या करता है, निगेटिव बातें। अब लेखांकन में क्या क्या कमियां बोल लो, क्या क्या दोष बोल लो, या क्या उसकी सीमाएं हैं, अब हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो बढ़िया से इसको समझते हैं कि भैया क्या रह गया है। तो इसमें सारे पॉइंट्स इस तरह से हैं। पहला, सिर्फ मौद्रिक तथ्यों का लेखा होना। दूसरा, भूतकालीन लागत पर आधारित। तीसरा, व्यक्तिगत निर्णयों पर प्रभाव। अगला, लेखांकन विवरणों का पूर्ण सत्य नहीं होना। फिर लेखांकन सिद्धांतों के प्रतिपालन में अंतर। फिर सीमित अवधि का चित्र प्रस्तुत करना। फिर व्याख्यात्मक विवरण का अभाव। फिर वास्तविक मूल्य का पता ना पता होना, ठीक है, ना बता पाना। ये सारी की सारी यहाँ पे सीमाएं आपको दिख रही है ना। अब इन चीज को डिटेल से भी समझते हैं, चलो एक एक करके। सबसे पहला क्या बोला है कि हमारा सिर्फ मौद्रिक तथ्यों का लेखा। आपने लेखांकन का सबसे बड़ा पॉइंट पढ़ा, क्या बताया था हमने कि लेखांकन में उन्हीं चीजों को लिखा जाता है जिसे मुद्रा में मापा जा सके। जिस चीजों को मुद्रा में नहीं मापा जा सकता, जैसे गुण हो गया किसी का, कोई गुणवान व्यक्ति कितना गुणवान है थोड़ी ना लिख पाएगा कोई लेखांकन में, ठीक है, किसी का गुण हो गया, किसी का भाव हो गया, इमोशंस, भावनाएं, इस चीज को लेखांकन में लिखा जाता है नहीं, क्योंकि ये सब मुद्रा में नहीं मापा जा सकता है। तो लेखांकन केवल और केवल मौद्रिक तथ्यों पर ही आधारित होता है और गुणों का अवहेलना करता है। इसीलिए लेखांकन क्या है, लेखांकन की ये दोष है। दो कर्मचारी है, एक कर्मचारी बहुत गुणवान, एक कर्मचारी कम गुण का है, लेकिन जब उन दोनों को सैलरी बराबर दिया जाता है तो ऐसा माना जाएगा दोनों जो है कर्मचारी बराबर काम कर रहे हैं। लेकिन रियल मायने में तो ऐसा है नहीं ना। एक व्यक्ति गुणवान है, वो अच्छा काम कर रहा है, एक व्यक्ति कम गुण का है, वो खराब काम कर रहा है। लेकिन लेखांकन इस चीज को पकड़ पाएगा क्या, नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि गुण का लेखा होता नहीं है। तो पहला दोष। दूसरा क्या है, भूतकालीन जो है शल्य परीक्षण। इसके साथ साथ लेखांकन में ना हमेशा जो चीजें लिखा जाता है वो भूतकालीन लिखा जाता है। मतलब समझ लो, जो चीजें हो गया उसको लिखा जाता है। जैसे माल बेच दिया तब लिखोगे, माल क्रय किया तब लिखोगे, तो हमेशा भूतकालीन चीजें लिखा जाता है। और इन्हीं भूतकालीन की चीजों के साथ साथ जब निर्वचन करते हैं तो हम लोग भविष्य की परिकल्पना करते हैं कि आगे कैसे कैसे क्या क्या चीजें करेंगे। तो बताओ, ये सही बात है? पुरानी चीजों के हिसाब से आगे के बारे में सोचना ये सही चीज है क्या? अगर इस चीज से करेंगे तो क्या एकदम सटीक सटीक निर्णय निकलेगा क्या? नहीं ना। तो यही बात है, इसलिए दूसरा सीमा हम लोग ये बोलते हैं कि ये केवल भूतकालीन चीजें की बात करता है, वो भविष्य के बारे में सही नहीं बता सकता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है कि व्यक्तिगत निर्णयों का प्रभाव। इसके साथ साथ लेखांकन में व्यक्तिगत निर्णय का भी प्रभाव पड़ता है। कैसे? लेखांकन करने वाले व्यक्ति को लेखापाल यानी अकाउंटेंट कहते हैं, और अकाउंटेंट कोई ना कोई व्यक्ति होता है, और हर एक व्यक्ति की अपनी कुछ पसंद होती है, कुछ नापसंद होती है। ठीक है, हर एक व्यक्ति के अपना कुछ सोच होता है, हर व्यक्ति कुछ अलग होता है। तो इसी तरह जो अकाउंटेंट जब रहेगा ना, तो हर अकाउंटेंट अपने अपने हिसाब से कुछ चीजों को लगाता है। जैसे बहुत सी चीजें लेखांकन में फिक्स नहीं है। जैसे क्या है ना, कई मेथड जिसमें बने हुए हैं। जैसे आप पढ़ोगे अभी क्लास 11 में हरास नाम का एक चैप्टर है, उसमें हरास की कई पद्धतियां हैं। तो लेखापाल जो होगा, अकाउंटेंट, वो कौन सी पद्धति यूज करेगा, वो उसका खुद का विवेक काम करेगा, वो खुद के अपने हिसाब से सोचेगा। इसीलिए अंतिम रहत्य का मूल्यांकन होगा तो लेखापाल खुद के हिसाब से सोचेगा कि किस मेथड से अंतिम रहत्य का मूल्यांकन किया जाए, है ना बात। तो यही बात है यहाँ पर कि अकाउंटेंट का जो व्यक्तिगत निर्णय है वो उसका प्रभाव उस पर पड़ता है लेखांकन पे। तो ये भी एक सीमा है, यानी अगर आज कोई अकाउंटेंट है, कल कोई दूसरा है, परसों कोई तीसरा है, तो अगर क्या होगा, ऐसे अलग अलग लेखांकन की वजह, लेखापाल की वजह से लेखांकन अलग अलग बदल सकता है। तो ये भी इसकी एक सीमा है। नेक्स्ट, लेखांकन वित्तीय पूर्णतः सत्य, विवरण पूर्णतः सत्य नहीं होता है। लेखांकन का जो विवरण है वो पूरी तरह सत्य नहीं होता है, एकदम सटीक नहीं है। जैसे आपको हमने बताया जो तलपट होता है, ट्रायल बैलेंस, ये क्या करता है, परीक्षा से चीज इसको करता है, ये जांच करता है ना, शुद्धता की जांच है कि नहीं बात, ये शुद्धता की जांच करता है। अभी हमने आपको बताया ये जो है लेखांकन के अंगणितीय शुद्धता की जांच करता है। लेकिन इसके सही होने के बावजूद भी तलपट बन गया है और बराबर आ गया डेबिट क्रेडिट का योग, एकदम देख के तलपट एकदम सही लग रहा है, तो इसके सही होने के बावजूद भी लेखांकन में कई अशुद्धियां पाई जाती हैं, कई चीजें उसके अंदर गलत हो सकती हैं। इसीलिए बोला जाता है लेखांकन का जो विवरण है वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, बहुत सी चीजें इसमें छुप जाती हैं, है ना बात। तो इसीलिए इसको हम लोग पूर्ण सत्य नहीं मानते, ये भी इसका एक सीमा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, लेखांकन सिद्धांतों के प्रतिपालन में अंतर। इसके साथ साथ लेखांकन के जो सिद्धांत है, अभी आप आगे पढ़ोगे लेखांकन की अवधारणाएं, सिद्धांत, परंपराएं, ये सारी चीजें पढ़ोगे तो उसमें बहुत ढेर सारी अवधारणाएं, बहुत ढेर सारी सिद्धांत है। अब उसमें क्या, वो फिक्स नहीं है, तरह तरह के लोग तरह तरह मानते हैं। कुछ अकाउंटेंट कुछ कुछ सिद्धांतों को मानेगा, कुछ अकाउंटेंट कुछ कुछ सिद्धांतों को मानेगा। तो अलग अलग अकाउंटेंट अलग अलग हिसाब से सिद्धांत मानते हैं। तो ये पूर्ण रूप से एकदम सटीक नहीं है कि सबको यही यही मानना चाहिए, है ना बात। तो इसी वजह से लेखांकन की ये भी सीमा है कि सबका लेखांकन अलग अलग इस वजह से हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या, नेक्स्ट हमारा है अगला बात कि सीमित अवधि का चित्र प्रस्तुत करना। इसके साथ साथ लेखांकन का जो चित्र है ना वो सीमित अवधि का
प्रस्तुत होता है। जैसे एक वर्ष, लेखांकन का चक्र जो है, लेखांकन चक्र एक वर्ष का होता है ना, सौदे से शुरुआत होकर अंतिम खाते तक जाता है, पूरे एक वर्ष की बात करता है ना। तो बस वो एक वर्ष का चित्र प्रस्तुत करता है। और एक वर्ष में तो बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत सी चीजें नहीं होती हैं। जब हम लोग लंबे 10 साल का किसी चीज का अध्ययन करेंगे, 5 साल का किसी चीज का अध्ययन करेंगे, तो सटीक जानकारी निकल के आता है ना। तो यही बात है लेखांकन का, ये भी दोष है कि ये बड़ा सीमित चित्र प्रस्तुत करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, व्याख्यात्मक जो है विवरण का अभाव। इसके साथ साथ इसमें व्याख्यात्मक विवरण का अभाव होता है। हालांकि व्याख्यात्मक विवरण तो भी नहीं बनता है, शॉर्टकट में चीजें रहती है, लेकिन व्याख्या बाद में लोग करते हैं। ठीक है, तो यही इसका दोष भी बोल सकते हो कि ये केवल विश्लेषणात्मक विवरण दे देता है, यानी छोटा से छोटा चीजें करके लाभ हानि एकदम सटीक तरीके से निकाल देगा, एकदम छोटा रूप में, वित्तीय विवरण एकदम छोटा रूप में दे देगा, लेकिन उसकी व्याख्या पूरा नहीं करता है, उसके बारे में डिटेल्स नहीं बताता। ठीक है, छोटा कर देता है। डिटेल्स निकालना जो है लोगों के विवेक पे काम करता है। जिस लोगों के पास सूचनाएं जाता है, वो सूचनाओं को किस प्रकार से डिटेलिंग करते हैं, वो उनके विवेक पे काम करता है। तो लेखांकन ये डिटेलिंग का काम नहीं करता है, ये भी इसका एक जो है दोष है। नेक्स्ट हमारा क्या, नेक्स्ट वास्तविक मूल्य ना बता पाना है। इसके साथ साथ ये जो है वास्तविक मूल्य नहीं बता पाता है, मतलब इसलिए क्योंकि लेखांकन के आगे पढ़ोगे ना, लेखांकन की एक अवधारणा है जिसको हम लोग लागत अवधारणा कहते हैं। ठीक है, तो लागत अवधारणा क्या कहता है ना, कि लेखांकन में जो भी चीजें लिखा जाएगा वो उसकी लागत पे लिखा जाएगा। ठीक है, वो उसकी लागत पे लिखा जाएगा। यानी अगर आप आज से 5 साल पहले, ठीक है, आज से 5 वर्ष पहले आपने कोई संपत्ति खरीदा था, उस संपत्ति का मूल्य अगर 5,000 रुपए था, तो आज भी उस संपत्ति का मूल्य इसी आधार पे चलेगा, इसी मूल्य के आधार पे लेखांकन में आज भी उस संपत्ति का मूल्य लिखा जाएगा। जबकि वास्तव में 5 साल बाद उस संपत्ति का मूल्य बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, मार्केट चेंज होता रहता है या बढ़ता घटता रहता है वस्तु का मूल्य। तो मार्केट में 5 वर्ष बाद यानी आज के समय में क्या होता है, संपत्ति का मूल्य बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। लेकिन लेखांकन कहता है कि हमें हमेशा सौदों का लेखा लागत पे ही करना चाहिए, जितने में उसको खरीदा गया था, जितने में उसको जब लिया गया था, उसी के आधार पे हमारा हमेशा लेखा होता रहेगा। इसी लेखांकन जो है वास्तविक मूल्य नहीं बताता है, बल्कि कौन सा मूल्य बताता है, लागत मूल्य बताता है, जो आपने एकदम स्टार्टिंग में जिस समय संपत्ति का लेखा किया था। ठीक है, तो ये बात भी हो गया, ये भी अपना एक दोष हो गया। चलो अब हम लोग बात करते हैं, ये सारी की सारी चीजें हो गया, तो अब हम लोग सबसे अंतिम सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं, उसका नाम क्या है, लेखांकन सूचनाएं। कब से पढ़ते आ रहे हैं कि लेखांकन है, उसकी सूचनाएं बनती हैं, उसे सबको क्या दिया जाता है, सब तक पहुंचाया जाता है। लेकिन ये लेखांकन सूचनाएं होती क्या है, चलो अब हम लोग ये जानते हैं, उसे किन किन लोगों तक पहुंचाया जाता है ये भी जानेंगे। यानी A to Z लेखांकन सूचनाओं के बारे में अब हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो चलो देखते हो क्या होता है। सबसे पहला अगर हम लोग बात करें लेखांकन सूचनाएं, तो इसका आशय देख लिया जाए। लेखांकन सूचना क्या है, तो देखो, लेखांकन सूचनाएं ऐसी सूचनाओं से है जिससे किसी भी संस्था के आर्थिक व्यवहारों की पहचान, मापन, लेखन, वित्तीय परिणाम की जानकारी संस्था में हित रखने वाले सभी पक्षकारों को प्राप्त हो। ये सूचनाएं पर्याप्त एवं विश्वसनीय होती हैं तथा आर्थिक निर्णय का आधार होती हैं। अब इस तरह से ये किताबी अर्थ हो गया। अब दिमाग से समझने वाली बात हो गया, एकदम आसान तरीके से बताएं, समझ लो लेखांकन से जो जो चीजें आपको समझ में आती है, एक लेखांकन जब होता है ना, उस लेखांकन से जो जो चीजें आपको समझ में आती है, जो जो चीजें उससे पता चलती है, वो सारी की सारी चीजें लेखांकन सूचना है। ठीक है, जैसे किसी वस्तु का मूल्य पता चल रहा है, क्रय कितना हुआ ये पता चल रहा है, हाथ में कितना पैसा बचा ये पता चल रहा है, बैंक में कितना पैसा बचा है ये पता चल रहा है, व्यापार में कितनी संपत्तियां ये पता चल रहा है, व्यापार के कितने दायित्व ये पता चल रहा है। जितनी भी चीजें आपको लेखांकन से पता चल रहा है, जो जो चीजें लेखांकन से आपको ज्ञान हो रहा है, वो सारी की सारी चीजें, वो सब कुछ लेखांकन सूचनाओं की श्रेणी में आएगा। समझ बात। तो लेखांकन सूचनाओं से आशय, अगर सरल शब्दों में बोले तो लेखांकन सूचनाओं से आशय लेखांकन से प्राप्त होने वाली संपूर्ण जानकारी से है। ठीक है, लेखांकन से जो जो जानकारी प्राप्त होती है वो सारी की सारी जानकारी लेखांकन सूचनाएं कहलाती हैं। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो आगे क्या बोला है, दूसरे शब्दों में लेखांकन सूचनाएं लेखांकन में हित रखने वाले सभी आंतरिक एवं बाह्य उपयोगकर्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार व्यवसाय की आय, वित्तीय स्थिति, उत्पादन या विक्रय की मात्रा, कर्मचारियों के वेतन भत्ते, समाज को प्रदान की जाने वाली सेवाएं तथा रोकड़ शेष आदि की जानकारी उपलब्ध कराती, ताकि वे समय समय पर इन संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय ले सके। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन लेखांकन सूचनाओं का एकदम सटीक डेफिनेशन है, आप याद कर लेना। बाकी सरल शब्दों में हमने समझा दिया ना, एक दिमाग में एक रूप होना चाहिए कि भैया लेखांकन सूचना क्या है। तो लेखांकन से प्राप्त होने वाली हर एक चीज, हर एक सूचना है, जो किसके लिए जरूरी है, जो भी उसमें हित रखने वाले लोग हैं। जैसे स्वामी के लिए लाभ हुआ कि नहीं हुआ, वित्तीय स्थिति कैसी है, ये स्वामी के लिए महत्वपूर्ण है ना, ये दोनों लेखांकन सूचना है स्वामी के लिए। तो व्यापार के आंतरिक लोग हों या व्यापार के बाहरी लोग हैं, अगर उन्हें व्यापार से संबंधित
कुछ सूचनाओं की आवश्यकता है और वो सूचनाएं लेखांकन के जरिए प्राप्त हो रही है, तो वही सूचनाएं लेखांकन सूचनाएं कहलाएंगी। ठीक है, बात क्लियर है? तो ये हो गया लेखांकन सूचनाएं। अब इसके बारे में देखो क्या है। अब लेखांकन सूचनाओं का उपयोग करता है, देखो ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। लेखांकन सूचनाओं का उपयोग करता है दो प्रकार के होता है। ठीक है, कौन कौन सा है? एक होगा आंतरिक उपयोगकर्ता, दूसरा होगा बाह्य उपयोगकर्ता। आंतरिक उपयोगकर्ता यानी व्यापार के अंदर के लोग, बाह्य उपयोगकर्ता यानी व्यापार के बाहर के लोग। ठीक है, तो आंतरिक उपयोगकर्ता कौन कौन है? आंतरिक उपयोगकर्ता में हो गया स्वामी, प्रबंधन, कर्मचारी। ठीक है, ये हो गए हमारे आंतरिक उपयोगकर्ता। स्वामी व्यापार के अंदर का है, कर्मचारी व्यापार के अंदर का है, और प्रबंधक व्यापार के अंदर का है। ये लोग हैं। अब इन लोगों की सूचनाओं में क्या होता है कि आंतरिक उपयोगकर्ता उपक्रम के लिए निर्णय लेते हैं। याद रखिएगा, जो आंतरिक उपयोगकर्ता होगा ना, उनका निर्णय उपक्रम के लिए यानी व्यापार के लिए, बोलो व्यापार के लिए वो सटीक निर्णय लेते हैं। व्यापार का निर्णय, उनका जो निर्णय होता है वो व्यापार पर सीधे सीधे इफेक्ट डालता है। ठीक है, अगली बात देख लो। अब यहां पर क्या बोला? बाह्य उपयोगकर्ता में कौन कौन है? निवेशक, लेनदार, आपूर्तिकर्ता, बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं, श्रम एवं संघ, मजदूर संघ, सरकार तथा नियामक एजेंसियां, प्रतिस्पर्धी लोग और जनता जनार्दन, ग्राहक, कर अधिकारी, शोधकर्ता, प्रतिस्पर्धी, ये लोग। ठीक है, अब बाह्य उपयोगकर्ता जो है ना, उपक्रम के बारे में निर्णय लेते हैं। ठीक है, यहां पर क्या बोला है? उपक्रम के लिए निर्णय लेते हैं और ये उपक्रम के बारे में निर्णय लेते हैं। मतलब इनका जो निर्णय होता है ये उपक्रम के लिए होता है, उपक्रम को इफेक्ट डालने वाला है, उपक्रम के लिए हो जाता है। जैसे क्या है कि स्वामी लाभ के लिए अगर कोई भी चीज पॉइंट सोचेगा तो वो उपक्रम पे इफेक्ट के लिए लेगा कि इस तरह से उपक्रम को चलाओ ताकि लाभ हो, है ना बात। प्रबंधक जब निर्णय लेगा तो इस तरह से उपक्रम को चलाओ ताकि अच्छा सा प्रबंध हो। लेकिन ये क्या बोला है? ये उपक्रम के बारे में निर्णय लेते हैं। जैसे निवेशक ये निर्णय लेता है कि इस उपक्रम में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है, उपक्रम के बारे में, उसमें पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है, उपक्रम के लिए नहीं कि उसमें पैसा लगा दिया तो ऐसे उपक्रम चलाओ तो लाभ होगा, ऐसा नहीं। बस ये सोचता है कि इसमें पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। जैसे लेनदार हो गए, लेनदार ये निर्णय लेते हैं कि उसको उधार देना है कि नहीं देना है, तो ये उपक्रम के बारे में और ये उपक्रम के लिए, दोनों में अंतर समझना। उपक्रम यानी व्यापार समझ लेना सीधे सीधे, तो ये व्यापार के लिए और ये व्यापार के बारे में। ठीक है, इस तरह से निर्णय लेते हैं। तो ये प्रयोग करता हो गया। अब एक तरीके समझो। सबसे पहला व्यापार का स्वामी किस लिए निर्णय लेगा? समझ लो भाई, सीधी सी बात है, आप व्यापार के स्वामी हो गए तो आप क्या निर्णय लोगे? आप लेखांकन सूचनाओं का किस लिए उपयोग करोगे, यही देख लो। तो व्यापार के स्वामी के लिए लेखांकन सूचनाओं में विशेष रुचि होती है, क्योंकि व्यापार का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। क्योंकि व्यापार के स्वामी की पूंजी व्यवसाय में लगी होती है, वे व्यावसायिक संस्था की लाभप्रदता यानी कितना लाभ कमाता है इसके बारे में जो है, और वित्तीय सुदृढ़ता यानी फाइनेंशियल जो है स्टेटमेंट समझ लो, फाइनेंशियल स्थिति देख लो, पोजीशन देख लो, उसके बारे में ये जो है ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है कि भैया व्यापार की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, यानी लाभदायकता कितनी है, लाभ कितना कमा रहा है, और साथ ही साथ व्यापार की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, व्यापार की वित्तीय स्थिति कैसी है, इन दोनों में उसका इंटरेस्ट ज्यादा होता है। इस प्रकार का वो निर्णय लेना चाहता है, इस प्रकार की वो सूचनाएं लेना चाहता है। ठीक है, इस पर विशेष ध्यान होता है। इसका कारण यह है कि ये दोनों ही पूंजी की सुरक्षा के लिए प्रतीक है। व्यापार का आकार और व्यावसायिक जटिलताओं में वृद्धि के साथ साथ व्यापार के स्वामी विशेषकर अंशधारियों के लिए लेखांकन की सूचनाओं की आवश्यकता बढ़ती जाती है। ठीक है, आप अंशधारी नहीं भी बोलोगे, बस व्यापार के स्वामी भी समझोगे तो बात क्लियर है। ठीक है, तो ये इनके लिए जो है इनकी सूचनाएं होती है। प्रबंधक के लिए कौन सा लेखांकन सूचनाएं होता है भाई? तो एकाकी व्यापार में व्यापार के स्वामी से ही प्रबंधक होता है। ठीक है, एकाकी व्यापार में जनरली क्या होता है, व्यापार का स्वामी और प्रबंधक एक ही होता है, वही मालिक भी होता है, वही पूरा व्यापार का प्रबंध भी करता है। लेकिन जैसे जैसे संस्था बड़ा होता है, व्यापार बड़ा होता है, तो वो एक मैनेजर नियुक्त कर देता है। ठीक है, तो यही बात है। साझेदारी व्यवसाय में कुछ या सभी साझेदार प्रबंधक की भूमिका निभाते हैं, परंतु संयुक्त पूंजी वाली कंपनी की दशा में स्वामियों तथा नियंत्रण दो भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, कंपनी के स्वामी तो अंशधारी होते हैं, जबकि इसका प्रबंधक पेशेवर प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। प्रबंधकों की लेखांकन सूचनाओं में विशेष रुचि होती है, क्योंकि व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने का दायित्व इन्हीं के ऊपर रहता है। ठीक है, और व्यवसाय के निश्चित उद्देश्य होते हैं, निश्चित योजनाओं के अनुसार कंपनी को कार्य करना होता है। लेखांकन सूचनाएं प्रबंधक को समय पर तथा महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराती है, जिससे कंपनी नियोजन, नियंत्रण और निष्पादन में मूल्यांकन विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करके निर्णय प्रक्रिया आदि में सहायता मिलती है। अब देखो, इतना लंबा चौड़ा है, इतना लंबा चौड़ा मत लिखो, इतना लंबा चौड़ा की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है, क्या बोला प्रबंधक, तो लिखेंगे प्रबंधक को लेखांकन सूचना की इसलिए आवश्यकता पड़ती है क्योंकि लेखांकन सूचनाओं के आधार पर मिले गए आंकड़ों के हिसाब से प्रबंधक क्या करता है, व्यापार को सुचारू रूप से चलाने का निर्णय लेता है कि कब क्या चीज करना है और कैसे करना है। बस सरल शब्दों में बताओ। किताबी लैंग्वेज देखो बहुत हार्ड हो जाता है, इसीलिए बोल रहे ना अपने लैंग्वेज में समझो, अपने लैंग्वेज में बताओ, पॉइंट्स वही रहना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या, ठीक है, नेक्स्ट हमारा देख लो,
अगला बात आता है कि कर्मचारी, ठीक है, कर्मचारी के लिए लेखांकन सूचना क्यों जरूरी होता है? भैया कर्मचारी काम करता है और काम करते करते कर्मचारी की डिमांड्स होते हैं। जैसे हर साल कर्मचारी चाहता है कि उसकी सैलरी बढ़े, हर साल कर्मचारी ये भी चाहता है कि जब कंपनी बहुत ज्यादा लाभ कमा रहा है तो उसको बोनस मिले, है ना बात। कर्मचारी ये भी चाहता है कि उसे तरह तरह के भत्ते मिले, है ना बात। तो ये सारी की सारी चीजें कर्मचारी को चाहिए होता है। तो यही बात यहां पर बोला है कि व्यवसाय में कर्मचारी को वित्तीय हित निहित होता है, इसलिए वे संस्था के लेखांकन सूचनाओं में विशेष रुचि रखते हैं। कर्मचारियों का वर्तमान एवं भविष्य व्यावसायिक संस्था की लाभोपार्जन क्षमता, वित्तीय स्थिति और भावी विकास योजनाओं पर निर्भर करता है। कर्मचारियों के काम की सुरक्षा, पेंशन योजना, बोनस, भावी प्रोन्नति व्यावसायिक संस्था के लाभ एवं विस्तार योजनाओं पर निर्भर होता है, इसलिए संस्था की वित्तीय विवरणों में इनकी विशेष रुचि होती है। ये भी संस्था की वित्तीय स्थिति देखते हैं और वित्तीय स्थिति देखने के बाद अपना निर्णय लेता है। अगर देख रहे कि कंपनी लगातार बढ़ रहा है, व्यापार लगातार बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो ये भी क्या करेंगे, अपना डिमांड करेंगे, हमको सैलरी बढ़ाओ, हमको बोनस दो, हमको भत्ता दो, है ना बात, हमें पेंशन के कोई स्कीम दो, हमें जो है प्रमोशन दो। इस प्रकार की वो डिमांड लगातार करते रहते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, कर्मचारी भी क्या करते हैं, अपना वित्तीय स्थिति देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा वर्तमान एवं संभावित एवं भावी निवेशक। इसके साथ निवेशक, आप इसको डायरेक्ट निवेशक भी बोल सकते हैं, निवेशक भी अपना देखते हैं। अब निवेशक निवेश करता है क्यों, लाभ कमाने के लिए। तो इनका पूरा पूरा ध्यान रहता है संस्था के लाभदायकता पर, व्यापार की लाभदायकता पर। व्यापार अगर बहुत ज्यादा लाभ कमा रहा है तो ये आराम से जो है निवेश कर लेंगे, क्योंकि इनको भी पता है कि अगर व्यापार लाभ कमा रहा है तो इनको भी रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन अगर व्यापार लाभ नहीं कमा रहा है तो ये निवेश करने से भाग जाएंगे, नहीं निवेश करना चाहेंगे। तो पैसे की तो सुरक्षा को देखने के लिए वित्तीय स्थिति का जानकारी ये लेंगे और साथ ही साथ लाभ कमाने के लिए लाभदायकता की जानकारी लेंगे। इन दोनों की जानकारी लेकर के ही ये लोग क्या करते हैं, अपना कार्य करते हैं। तो ये बोला है संभावित निवेशक कंपनी के भूतकालीन कार्य निष्पादन, व्यवसाय की शोधन क्षमता और आय उपार्जन की संभावना, वित्तीय सुदृढ़ता और विकास संभावनाओं तथा निवेश की जोखिम की सूचनाओं में विशेष रुचि रखते हैं। इसके लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों, प्रतिवेदनों तथा अन्य सूचनाओं का विश्लेषण एवं निर्वचन, ठीक है, निर्वचन होगा, निर्वचन करके ही विनियोजन का निर्णय लेते हैं। वर्तमान निवेशक इनका अध्ययन करके यह निर्णय लेते हैं कि विद्यमान में कंपनी में विनियोग को जारी रखना चाहे या फिर वहां से हटाकर किसी अन्य कंपनी में धन लगाया जाए। निवेशक मुख्य रूप से, इतना लंबा चौड़ा फिर से आ गया ना, निवेशक मुख्य रूप से दो चीजें ध्यान रखना है, एक लाभदायकता, दूसरा वित्तीय सुदृढ़ता यानी वित्तीय स्थिति। इन दोनों को देखते हैं और इन दोनों के हिसाब से ये डिसाइड करते हैं कि इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, इस व्यापार में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। और अगर पहले से पैसा लगाए हुए हैं तो भी ये दोनों पे उनका ध्यान लगा रहता है कि कंपनी की स्थिति कैसी। अगर कंपनी डूब रही है धीरे धीरे तो वो क्या करेंगे, वो उसमें निवेश तो जारी रख नहीं सकते ना, वो अपना इन्वेस्टमेंट हटा लेंगे, किसी दूसरे व्यापार में लगा देंगे। यही बात है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है लेनदार यानी आपूर्तिकर्ता। आपूर्तिकर्ता लेनदार वो व्यक्ति होते हैं जो उधार में माल आपको बेचता है। आप अगर एक मालिक हो, मतलब व्यापारी हो, ठीक है, आप अगर एक व्यापारी, तो आपको जो व्यक्ति माल बेच रहा है, यानी जिससे आप माल खरीद रहे हो और फिर जाके उस माल को किसी और को बेचोगे तब लाभ होगा ना। तो जिस व्यक्ति से आप माल खरीदते हो वही आपका आपूर्तिकर्ता होता है, और उधार माल खरीद रहे हो तो वही लेनदार बन जाता है, ठीक है। तो लेनदार क्या देखेगा, लेनदार शोधन क्षमता देखेगा। लेनदार ये जानना चाहेगा ना कि जिस व्यक्ति को हम माल बेच रहे हैं वो व्यक्ति हमें टाइम पे पैसा देगा कि नहीं, तो वो अल्पकालीन शोधन क्षमता का जानकारी लेता है लेखांकन सूचनाओं के जरिए, ठीक है। तो इस प्रकार वर्तमान एवं भावी लेनदार उधार माल एवं सेवाएं देने वाले बैंकर, विनियोजक एवं बीमा कंपनियों तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं साख या माल उधार देने के पूर्व व्यवसाय की सुदृढ़ता पर विचार करती है। और शोधन क्षमता वगैरह ना, ये लाभदायकता, शोधन क्षमता वगैरह ना, ये वित्तीय स्थिति पे ही डिपेंड करता है। जब व्यापार की वित्तीय स्थिति अच्छी रहेगी तभी वो पेमेंट करने लायक होगा, अगर व्यापार की वित्तीय स्थिति खराब है तो वो पेमेंट करने लायक नहीं होता, ठीक है। तो वित्तीय स्थिति पे ही विचार करता है। लेनदार यह जानना चाहता है कि क्या कंपनी के पास ब्याज तथा ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त रोकड़ है या नहीं है। इसके लिए कंपनी की तरलता, लाभदायकता तथा रोकड़ प्रवाह की स्थिति का विश्लेषण आवश्यक है। इसके अध्ययन के बाद ही कंपनी की वित्तीय स्थिति की पूर्ण जानकारी हो जाती है और साख निर्णय के में सुविधा होती है। तो यही तीन चीजें पे अध्ययन करने के बाद वो डिसाइड करता है कि इस व्यक्ति को उधार में माल बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए, इस व्यापार को उधार माल बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए। तो क्या अल्पकालीन शोधन क्षमता जानकारी लेता है और साथ ही साथ कंपनी की वित्तीय, मतलब व्यापार की वित्तीय स्थिति की जानकारी लेता है। इन दोनों की जानकारी लेने के बाद ही क्या करता है, वो निर्णय लेता है कि देना है कि नहीं देना है, उधार बेचना है कि नहीं बेचना है, ठीक है। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट है श्रम संघ। अब श्रम संघ क्या होता है, श्रम संघ वो लोग होते हैं जो कर्मचारियों के लिए काम करते हैं, ठीक है, कर्मचारियों के लिए काम करते हैं, कर्मचारियों के लिए अलग अलग डिमांड करते हैं। तो ये लोग भी सारे के सारे निर्णय देखते हैं। श्रम संघ लेखांकन प्रतिवेदनों में विशेष रुचि रखते हैं, क्योंकि इनके आधार पर ही वो मजदूरी वृद्धि, बोनस, भत्ते एवं श्रम कल्याण कार्यों की योजनाओं पर प्रभावपूर्ण ढंग से सौदेबाजी कर पाते हैं। श्रम संघ होते हैं
श्रमिकों का अपना पूरा संघ होता है, वो अलग अलग कंपनियों में श्रमिकों के लिए डिमांड रखते हैं, अलग अलग व्यापारों में श्रमिकों के लिए डिमांड रखते हैं। तो डिमांड क्या रखते हैं, वो तभी रख पाएंगे ना जब उनके पास डेटा पर्याप्त हो, सही तरीके से उनको सूचनाएं मिल पाए। कोई व्यापार की लाभदायकता ही नहीं, कोई व्यापार की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं, वहां पर जाकर हर अलग अलग डिमांड नहीं करेंगे कि वेतन बढ़ाओ, मजदूरी बढ़ाओ, है ना बात, ब्याज दो, भत्ता दो, ये सारी चीजें नहीं ना बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते भाई, कैसे दे रहे हैं, ब्याज नहीं, वैसे भत्ता बोलेंगे, ब्याज नहीं बोलेंगे, ठीक है, भत्ता दो, ये सारी चीज नहीं बोल पाएंगे। क्यों? जब वित्तीय स्थिति रहेगा तभी ना डिमांड होगा। कोई पैसा कमा नहीं रहा, आप उससे जबरदस्ती का जो है सैलरी बढ़वाओगे, आप उससे जबरदस्ती का बोलोगे अलग अलग भत्ता दो, कहां से दे पाएगा व्यापार? बोलेगा जाओ भाई हमारा व्यापारी छोड़ के चले जाओ, है ना बात, हम दूसरे को नौकरी पर रख लेंगे, पैसा नहीं है, तुम पैसा डिमांड कर दो, ठीक बात। तो श्रम संघ क्या करते हैं, कर्मचारियों के लिए डिमांड रखते हैं, लेकिन कब? वो भी देखने के बाद कि कंपनी यानी व्यापार जो है किस प्रकार से चल रहा है। व्यापार अगर बहुत अच्छा चल रहा है तब वो तो खुल के डिमांड रखेंगे, बढ़िया से सौदेबाजी करेंगे। अगर व्यापार खराब चल रहा है तो फिर वो नॉर्मली वैसे ही रखेंगे जैसे चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वित्तीय विश्लेषक, परामर्शी, दलाल, अभिगोपक, ये लोग भी जो है अलग अलग प्रकार के संस्था के जुड़े हुए लोग हैं। तो ये लोग भी एक तरह से वही मान लो एक तरह से निवेशक जैसे सभी चीज को देखता है, वैसे तरह ये भी लोग भी देखते हैं, ठीक है। तो वित्तीय विश्लेषक, परामर्शी, दलाल, अभिगोपक आदि लेखांकन की सूचनाओं प्रतिवेदन का उपयोग इस दृष्टि से करते हैं जिससे वे उन पक्षों की मदद कर सके जिनका व्यवसाय में प्रत्यक्ष वित्तीय हित निहित हो। ये लोग पढ़ते हैं, व्यापार को समझते हैं और व्यापार को समझने के बाद दूसरों को व्यापार में जोड़ने के लिए सलाह देते हैं कि जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है। तो एक तरह से दलाल है व्यापार के अलग अलग काम करने के लिए, या व्यापार से संबंधित परामर्शदाता है, परामर्श देंगे कि व्यापार में जुड़ना सही है कि नहीं जुड़ना है। तो ये लोग भी पूरा रिसर्च करने के बाद, पूरा पढ़ने के बाद व्यापार को निर्णय लेते हैं। तो किस चीज का रिसर्च करते हैं, किस चीज का? तो सारे चीज का देखते हैं, व्यापार की वित्तीय स्थिति, व्यापार की लाभदायकता, व्यापार की शोधन क्षमता, व्यापार का जो है रोकड़ प्रवाह, ये सब कुछ वो देखेंगे। उसके बाद जाके जो भी व्यापार पे हित करने वाले लोग हैं उनको परामर्श देते रहते हैं, ठीक है। तो यहां तक बातें हो गया। चलो भाई नेक्स्ट बात देखो। नेक्स्ट हमारा क्या है, सरकार तथा नियामक एजेंसियां। सरकार भी क्या करती है, सरकार जब देखती है व्यापार के लेखांकन को तो व्यापार को वो एक श्रेणी में कैटेगराइज कर पाती है कि व्यापार किस प्रकार का है, ठीक है। जैसे सरकार क्या करती है, व्यापारों को रह के क्या करती है, सब्सिडीज देती है ना बात। तो किस व्यापार को सब्सिडी देना है, किस व्यापार को सब्सिडी नहीं देना है, वो कैसे पता चलेगा? जब व्यापार उस कैटेगरी में आएगा, है ना बात। जैसे हमने बोला ना, माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, किस प्रकार का व्यापार है, उस प्रकार के व्यापार के हिसाब से सब्सिडीज या फिर जो भी सरकारी सुविधाएं हैं वो दिया जाता है। तो जब लेखांकन होगा, उससे लेखांकन सूचनाएं सरकार को मिलेगी, तभी ना कर पाएगा, ठीक है। और जिस प्रकार का व्यापार है, लेखांकन सूचनाओं को देखने के बाद ही व्यापार उस तरह से उसको नियामक देता है, यानी उसको जो है नियामक एजेंसी मतलब उसको रेगुलेट करता है कि व्यापार को किस तरह से चलाना है, उसके बारे में डिसीजन देता है, गवर्नमेंट बनाता है। तो इन सब चीजों के लिए भी लेखांकन की आवश्यकता है और ये लोग भी लेखांकन सूचनाएं लेते हैं। फिर उसके बाद जनता जनार्दन यानी ग्राहक को क्या मतलब है यार, ग्राहक को यही मतलब कि माल अच्छे से मिलना चाहिए, माल की लागत अच्छी होनी चाहिए, मतलब माल की जो है क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, माल का दाम कम होना चाहिए। इसी में ग्राहक का इंपॉर्टेंट है। तो ग्राहक बस माल से रिलेटेड वस्तुओं की लागत और वस्तुओं की क्वालिटी, इस पे ही ध्यान देता है कि महंगा ना पड़े, ठीक है, अच्छी माल मिले, इसलिए ये काम करता है। फिर नेक्स्ट क्या है, कर अधिकारी क्या करता है, लेखांकन इसलिए उसके लिए इंपॉर्टेंट है ताकि वो देख पाए कि जो टैक्स लग रहा है सही लग रहा है कि गलत लग रहा है, कहीं टैक्स की चोरी तो नहीं हो रही है, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा शोधकर्ता क्या करते हैं, वो रिसर्चर अपने व्यापार को डेटा निकाल के अपनी जो है रिसर्च को पूरा करते हैं, शोध करने का काम होता है, ठीक है। तो ये इनका है। चलो नेक्स्ट हमारा प्रतिस्पर्धी, कॉम्पिटिटर क्या करता है, कॉम्पिटिटर आपके व्यापार की सारी चीजें लेता है और तुलना करता है और फिर अपने व्यापार और आपके व्यापार में तुलना करने के बाद आपको व्यापार को कैसे हराना है इसके बारे में वो काम करता है। तो कॉम्पिटिटर भी आपके व्यापार को लेकर के तुलनात्मक अध्ययन करता है। इस आप भी एज ए कॉम्पिटिटर दूसरे व्यापार का लेकर के आप क्या करोगे, तुलनात्मक कार्य करके अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हो, ठीक है। तो कॉम्पिटिटर भी लेखांकन सूचनाओं को देखता है, ठीक है। अब बात होता है लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषताएं, क्या बोलो विशेषताएं, लेखांकन सूचनाएं किस प्रकार की होती है, क्या होती है, उनकी विशेषता क्या, और ये विशेषताएं पूर्ण रूप से उनके गुणों पर आधारित है, गुणात्मक विशेषताएं, जिसमें पहला विश्वसनीयता, दूसरा प्रासंगिकता, फिर बोधगम्यता, फिर तुलनीयता, ठीक है। तो देखो सबसे पहला विश्वसनीयता, यानी लेखांकन सूचनाओं की सबसे इंपॉर्टेंट जो विशेषता है, गुणात्मक विशेषता है, वो क्या है, वो विश्वसनीय होनी चाहिए। यानी ऐसे नहीं कि कुछ भी लेखांकन से सूचनाएं मिलकर आ रहा है, पता चला कि लेखांकन जो है 20 लाख का लाभ कमा रहा है और लेखांकन को जो है लाभ नहीं हानि हो रहा है, तो गलत हो जाएगा ना। अगर आप लोग देखे हैं कभी शार्क टैंक करके एक शो आता है, देखते हैं आप लोग, शार्क टैंक करके जो शो आता है उसमें आते हैं जब पिच अपना लेकर के और इन्वेस्टमेंट मांगते हैं शार्क से, तो अपने व्यापार के बारे में सारी चीजें देते हैं ना, सूचनाएं बताते तो हैं
कि व्यापार किस तरह से चल रहा है, उसमें लागत क्या लग रहा है, उसकी सेल कितनी हो रही है ना बात, उसमें कितनी पूंजी लगी हुई है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है ना बात, उसका लाभ का कितना परसेंटेज, ये सारी बातें बताते रहते हैं ना, सारा का सारा व्यापार के बारे में हर चीज देते ना, वो लेखांकन सूचनाएं देना होता है ना बात। अगर वो लेखांकन सूचनाएं दे रहे हैं, अगर वो फेक निकला तो फिर लेखांकन सूचनाएं गलत होगा। इसलिए लेखांकन सूचनाओं की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, विश्वसनीय होने चाहिए, यानी सत्य सही एकदम स्पष्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं, कभी कभी होता है कि कभी कभी कुछ लोग ऐसे टाइप के आ जाते हैं जो अजीबोगरीब बातें बोल देते हैं, समझ में आ जाता है उन लोगों की फर्जी है, बेकार है ना बात। तो विश्वसनीयता का जहां पे अभाव रहता है वहां पे वो लोग इन्वेस्ट नहीं करते। तो लेखांकन सूचनाओं की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि विश्वसनीय होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ दे दो, सही सही एकदम स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा क्या है, प्रासंगिकता। प्रासंगिकता का मतलब प्रासंगिक हो, उपयोगी हो। जैसे मालिक को वही सूचनाएं दो जो मालिक के लिए उपयोगी हो। मालिक को तिगड़मबाजी से मतलब नहीं, मालिक को बस इतना मतलब कि व्यापार जो है लाभ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, व्यापार की वित्तीय स्थिति अच्छी है कि नहीं है, बस इसी से मतलब है। बाकी तिगड़मबाजी से उसको उतना लेना देना नहीं है, ठीक है। तो प्रासंगिक होना चाहिए, यानी लेखांकन सूचनाएं जिस भी पक्षकार को दे रहे हो उस पक्षकार से संबंधित सूचनाएं दो, ये नहीं कि कुछ भी किसी को भी बताते चलो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, रिलेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या, नेक्स्ट है बोधगम्यता। लेखांकन सूचनाएं की अगली विशेषता क्या है, मतलब गुणात्मक विशेषता है कि बोधगम्य होनी चाहिए, यानी समझने योग्य होना चाहिए। कुछ भी सूचनाएं में कुछ भी दे रहे हो और समझ में ही नहीं आ रहा है उसका मतलब क्या है, तो फिर लेखांकन सूचनाओं का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो भी बातें बताओ, जो भी चीजें लेखांकन सूचनाएं में निकल के आ रहा है वो सामने वाले को जो उसका उपयोग करता है उसको समझ में भी आनी चाहिए, बोधगम्य होने चाहिए। और फिर इसके बाद क्या, अगला तुलनीयता। लेखांकन सूचनाएं इस प्रकार से होनी चाहिए कि उसका तुलना भी किया जा सके, यानी पिछली बार के आंकड़ों का इस बार के आंकड़ों से तुलना होने लायक हो, ऐसी प्रकार की सूचनाएं होनी चाहिए। लेखांकन सूचना इस प्रकार का बिल्कुल नहीं होना चाहिए जिसका कभी तुलना ना किया जा सके, नहीं, है ना बात। तुलनात्मक होनी चाहिए, अभी का अगली बार से कर सकें या इस बार का पिछले बार से कर सकें, तुलना होने योग्य ही लेखांकन सूचना होना चाहिए। तो ये लेखांकन सूचनाएं के अपने क्या है, गुणात्मक विशेषताएं है भाई, ठीक है। तो चलो भाई, हम लोगों ने ये भी देख लिया। अब लास्ट कुछ हमारे अन्य विशेषताएं भी हैं और यही आखिरी टॉपिक भी है ना बात। अन्य विशेषताएं में देख लो, अन्य विशेषताएं में हमारा अगला तटस्थता, हालांकि वो 4 कंप्लीट है लेकिन आगे भी देख लो। तटस्थता, तटस्थता मतलब क्या, लेखांकन सूचनाएं तटस्थ एवं निष्पक्ष होनी चाहिए, अर्थात सूचनाओं को इस प्रकार नहीं रखना चाहिए कि किसी विशेष वर्ग के लिए प्रयोगकर्ता के लिए लाभान्वित हो। यानी लेखांकन सूचनाएं ऐसे फर्जी का मत बनाना, इस प्रकार का मत बनाना कि किसी एक आदमी के लिए बहुत फायदेमंद हो जाए और बाकी के लिए उस तरह का उपयोगी ना हो। एकदम तटस्थ होना चाहिए, जो सूचनाएं किसी एक व्यक्ति के लिए जितना फायदेमंद हो रहा है दूसरे व्यक्ति पे उसी प्रकार से निकल के निष्कर्ष निकले, सबके लिए इक्वल होना चाहिए, बदलाव वाला पूर्ण नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, एक रूपता। वही लेखांकन सूचना एक रूप होना चाहिए, एकदम सिमिलर तरीके से चलना चाहिए, एकदम बराबर रहना चाहिए। आज एक आदमी के लिए जैसे लेखांकन सूचना है, दूसरे आदमी के लिए वैसे, तीसरे आदमी के लिए वैसे, एक रूप होना चाहिए, बदल बदल नहीं जाना चाहिए व्यक्ति व्यक्ति के साथ। और फिर उसके बाद क्या है, सारता। लेखांकन सूचना में ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि लेखांकन सूचना में सारता के गुण होने चाहिए, यानी सारांश होना चाहिए, एकदम भर के सूचना ना हो, बड़ी सी बातें छोटे रूप में आ जाए ताकि आदमी आराम से उसको पढ़े समझे और समझ के अपना निर्णय ले पाए, ठीक है। तो सारता का भी गुण होना चाहिए लेखांकन सूचनाओं के अंतर्गत। तो चलो बस आज की इस क्लास में हम लोग का इतना ही। हम लोगों ने आज की इस क्लास में लेखांकन सूचनाएं पूरी तरह से, लेखांकन एक परिचय, ये चैप्टर पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट किया, ठीक है। तो लेखांकन का हम लोगों ने परिचय समझ लिया, लेकिन इंपॉर्टेंट बात जानते हो क्या है, इंपॉर्टेंट बात है कि आज का होमवर्क हम दे रहे हैं, इस बात को एकदम अच्छे तरीके से रखिएगा, ठीक है। होमवर्क क्या है कि लेखांकन की आधारभूत शब्दावलियां बहुत लोगों के किताबों में इसी चैप्टर में मिल जाएगा और बहुत किताबों में दूसरे चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है। तो लेखांकन के आधारभूत शब्दावलियां, ठीक है, ये आपको जो है पढ़ना है, पढ़ लीजिएगा सब लोग, ठीक है। इसको जब पढ़ लेंगे तभी आगे के सारे चैप्टर समझ में आएंगे। तो लेखांकन के आधारभूत शब्दावलियां, ये आपको जो है होमवर्क है, इसको क्या करना है, इसको आप लोग को याद कर लेना है। जैसे ही आप इसको पूरा का पूरा याद कर लेंगे, ठीक है ना बात, जैसे ही आप इसको पूरा का पूरा याद कर लेंगे तो आपको अकाउंटेंसी जो है क्लास 11 में समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला चैप्टर होता है यहाँ पे समाप्त, मिलेंगे हम लोग दूसरे चैप्टर में अगले टॉपिक के साथ, पूरा डिटेल से इस चीज को भी समझेंगे। और एक बात, ये जो हमने पढ़ा है नोट्स कहाँ मिलेगा, फिर से बता दे रहे हैं, पीडब्ल्यू के ऐप पे या पीडब्ल्यू के वेबसाइट पे जाना, pw.live पर, और जा करके जो है पेस स्टेट बोर्ड 2026 बैच में एनरोल हो जाना। एकदम मुफ्त है, कोई पैसा नहीं लगेगा। जैसे उस बैच में चले जाएंगे तो ये वीडियो भी वहां पे मिल जाएगा और साथ ही साथ इसके नोट्स भी वहां पे मिल जाएंगे। तो जाइए, नोट्स लीजिए, नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और क्लासेस को वन शॉट को पूरा अच्छे तरीके से करिए और एकदम बढ़िया से जुड़ करके हम लोग के साथ आगे की पढ़ाई करते रहिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।